मेरे अंदर वो कौन सा आदमी बैठा है जो जान रहा है मेरे लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहा। बहुत तो ये अच्छा। दिमाग कैसे ट्रिक कर रहा है आपके साथ? सारा कुछ जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, वो सबकॉन्शियसली ड्रिवन है। बेसिकली कहना चाहे तो हम बस बेशुद्धि में काम करते हैं। तो क्या फियर ऑफ सक्सेस नाम की भी कोई चीज होती है क्या? बहुत बड़ी चीज होती है। वन नेगेटिव थॉट इज इनफ टू रिस्ट्रक्चर योर ब्रेन। वन नेगेटिव थॉट। 2 वीक्स तक आप बिल्कुल डिवाइसेस यूज ना करें, यू विल गेन 2.8 years ऑफ योर ब्रेन। विमेन इज सीकिंग लव एंड मैन इज सीकिंग रिस्पेक्ट। ये अगर हम समझ गए ना, तो लाइफ का पूरा फॉर्मूला और इक्वेशन सेट हो जाता है। पता नहीं कल से मेरे दिमाग में फरारी क्यों आ रही है। अब लेने वाली हाँ, मुझे आई हैव नो आइडिया। मैं जितने पॉडकास्ट कर रही हूँ बस फरारी आ रहा है। बहुत थोड़े में ही संतुष्ट हो गए और अपने दिमाग को नहीं बताया कि यहाँ नहीं रुकना है, हमें तो आगे जाना। ये क्या फर्क, जो अचीवर हैं और आम आदमी, इसमें क्या फर्क है सोच का? What was the difference between those top athletes and the next best? उसमें विजुअलाइजेशन एंड मेंटल स्ट्रेंथ, यही 2 चीजें थी। हार्वर्ड के स्टडी में बताया गया that the patients who acknowledge and talk to their organs get well faster than the people who don't. वाओ। आप, मैं और पूरे सब लोग जो है वो एक ही ब्रेथ, वी आर ऑल ब्रीदिंग वन ब्रेथ एंड दिस इज कॉल्ड कॉस्मिक ब्रेथ। हमें अपनी लाइफ को एक हायर पर्पस देना है या निचले लेवल पर ही जीना है, ये दिमाग कैसे डिसाइड कर रहा है? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जो भी आप चीज करो ना, उसमें क्रिएटिव, मीनिंगफुल एंड नोबल, इन 3 का मिश्रण कर दो तो परफेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दुनिया में जितने भी इन्वेंशन या आविष्कार होते हैं वो बाहर नहीं, इंसान के दिमाग के अंदर होते हैं। अगर न्यूटन ने गिरता हुआ सेब देखकर ग्रेविटी को इन्वेंट किया तो वो पहले आदमी नहीं थे जिन्होंने सेब को पेड़ से गिरते देखा। दरअसल ये उनका दिमाग ही था जिन्होंने इस गिरते हुए सेब के बारे में सोचा और इतनी महान खोज की। तो दोस्तों, ये है हमारे दिमाग की ताकत। और आज दिमाग की इसी ताकत, इसी मिस्ट्री और इसी गहराई को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता आदित्य। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच नीरज फॉर हैविंग मी हियर। प्लेजर। श्वेता जी, बहुत टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ बातचीत की जाए, क्योंकि आपका खुद का जो चैनल है उस पर मैंने कुछ वीडियोस देखे, अलग अलग जगह आपके जो टॉक्स देखे, तो मुझे लगा आपको तो हमें बुलाना ही चाहिए। थैंक यू जी, शुक्रिया। तो श्वेता जी, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि दिमाग की जो ताकत है हमारे, या यूं कहीं कि इसकी जो मिस्ट्री है, जो कुछ सालों तक पहले दुनिया के सामने नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही सामने आई तो हमें पता लगा कि दिमाग ही इंसान को पूरी तरह से डिफाइन कर रहा है, ये यूं कहें कि पूरी दुनिया को डिफाइन कर रहा है। तो आप तो दिन रात दिमाग को ही पढ़ती हैं, क्या कहेंगी? तो पहले तो मैं अपने आप को ना जोक करके कहती हूँ कि मैं एक ब्रेन प्लम्बर हूँ। तो जहाँ पे जो भी ब्रोकन ब्रेन आ गया उसको फिक्स करना मेरा काम है। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। लेकिन मुझे भी खुद एक अचरज हुआ था जब मैंने ब्रेन के बारे में इनिशियली पढ़ना शुरू किया था। बिकॉज पहले तो आप ब्रेन की क्षमता को पढ़ते हो, पोटेंशियल्स को पढ़ते हो कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स, सोचो 100 बिलियन ब्रेन सेल से आप बने हो। सारी मेमोरी कैपेसिटी अगर मुझे उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है तो 2.5 पेटाबाइट बनता है। 1 पेटाबाइट ऑलमोस्ट 1 मिलियन गीगाबाइट होता है। अगर मुझे उसको स्टोर करना है तो बुर्ज खलीफा जो दुबई में टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो भी कम पड़ेगा। मतलब हर एक बंदे के पास इतनी पोटेंशियल है। फिर प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे आपने बहुत बखूबी बताया कि सेब तो सबने देखा गिरता हुआ, लेकिन क्यों उसको ही, न्यूटन को ही ऐसा ख्याल आया? सो हम हमारे ब्रेन को पहले क्या समझते हैं, क्या हम उसकी पोटेंशियल को हैक करते हैं, क्या हम उसको वहां तक पहुंचाने के लिए तैयारी करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सो यू आर राइट कि यस, ब्रेन इज़ जस्ट, मतलब मुझे तो आज भी जैसे 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 डेटा आते जाते हैं ना, मुझे एवरीडे फैसिनेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत कुछ है श्वेता जी बात करने के लिए, क्योंकि जैसे हमने कहा कि रिलेशनशिप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, करियर है, हमारी मेंटल हेल्थ है। तो जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ेगा सवाल निकलेंगे। लेकिन जो एक सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे हैरान करती है एक इंसानी दिमाग को लेकर, ह्यूमन ब्रेन को लेकर, कि हर किसी को पता है मेरे लिए क्या अच्छा है। मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो देखा, उस वीडियो में मुझे किसी ने बताया कि आप सुबह नीरज 5 बजे उठे, आप 5 बजे उठे तो आपको ये फायदे हैं। अच्छे से समझ आ रहा है दिमाग को समझ आ रहा है। लेकिन मेरे अंदर वो कौन सा आदमी बैठा है जो जान रहा है मेरे लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहा। तो ये दिमाग कैसे ट्रिक कर रहा है आपके साथ? बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत सप्लाई बहुत है लेकिन अप्लाई बहुत कम है। अब आजकल एवरीडे जहाँ पे भी जाओ, चैट जीपीटी ने इतना बता दिया, इतना गूगल ने बता दिया, सारा कुछ सप्लाई तो है। और सप्लाई खाली आउटसाइड से नहीं है, सबसे बेहतरीन चीज ये है कि सप्लाई अंदर है। सो इट इज ऑलवेज, अब जैसे ऋषि मुनि थे हमारे, कौन से हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड में वो गए थे,
कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, मेडिटेशन किया जी, और क्या नॉलेज आया। आज भी हम अनफॉर्चुनेट है ये चीज़ कि हम इंडियन ट्रेडिशन से आते हैं। खैर मैंने भी कैम्ब्रिज वगैरह से पढ़ाई करी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन इस ट्रेडिशन के हम बिलोंग करते हैं जहाँ पे इंटेलेक्चुअल नॉलेज कोई इतना वो नहीं था, इंट्यूटिव नॉलेज वॉज अ बेटर वे टू डाउनलोड, मतलब सारा आप अंदर से बाहर लेके आते हो। तो अंदर जो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो द एंटायर यूनिवर्स, सारा जितना भी टोटल माइंड है वो तो हमारे अंदर है ही है। अनकवर कैसे करते हो? और जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया, पता मुझे सब है हेल्दी खाना चाहिए, लेकिन फिर भी जंकिंग करते हैं। पता मुझे सब है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जी 16 केमिकल्स निकलते हैं, सारा आपका ब्रेन रीसेट हो जाता है, आपकी सर्केडियन रिदम एकदम अच्छे चलती है, लेकिन करते नहीं है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो एक कंफर्ट ओरिएंटेड ब्रेन है। जब हम हंटर गैदरर्स थे, जैसे 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 हम इवॉल्व हुए, प्रोटेक्शन, उसको खाली एक ही चीज करना अच्छा लगता है। और सबसे बेहतरीन चीज माइंड की अगर हम बात करें, अभी तो हम ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रेन एक हार्डवेयर है, लेकिन उसके पीछे जो सॉफ्टवेयर चलता है वो माइंड चलता है। तो थोड़ा सा माइंड को समझते हैं। 5% ऑफ आवर माइंड इज कॉन्शियस एंड 95% इज सबकॉन्शियस। तो जैसे 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 हम पैदा होते हैं, 0 to 5 years, 5 to 10, 10 to 15, वहाँ से जितनी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर में सबकॉन्शियस में वो डलते जाती है। अब सबकॉन्शियस के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो उसको डिसाइड करे, हाँ ये अच्छा है वो अच्छा है। सबकॉन्शियस जस्ट कलेक्ट्स, एवरीथिंग इज गैदर्ड देयर। वो एक फिल्टर कर लेता है, इंप्रेशन बना लेता है, इमोशंस रख लेता है और एक पैटर्न बना लेता है। तो सारा कुछ जो हमारा लाइफस्टाइल है ना वो सबकॉन्शियसली ड्रिवन है। बेसिकली कहना चाहे तो हम बस बेशुद्धि में काम करते हैं। वी आर नेवर अवेयर, वी आर नेवर कॉन्शियस। तो जब मेडिटेशन वगैरह, ध्यान क्या है? ध्यान वर्ड ही ध्यान है भाई, ध्यान से चलो, ध्यान से करो, ध्यान से। ध्यान मीन्स क्या? आप कॉन्शियस माइंड को अब उसमें लाते हो कि भाई जी ये मेरे लिए अच्छा है। सबकॉन्शियस ने क्या करा है? अरे कंफर्ट, हाँ, ब्रेन को अब मेडिटेशन में बैठे हैं, उसी टाइम पे हर कोई चीज दिमाग में आती है। टू डू लिस्ट भी आ गया, ये भी करना है, वो भी करना है, इधर से उधर हिलना है। इमीडिएटली बॉडी विल फाइंड डिस्कम्फर्ट क्योंकि सबकॉन्शियस कह रहा है जी ये पैटर्न है, ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो। सो कंफर्ट ओरिएंटेड हमारा नेचर ही है एंड दैट हैज बीन इवोल्यूशनरी। इसीलिए आप देखो कितने सारे जितने भी लोग हैं, सबको एक ऑलमोस्ट ऐसा मानने, जीनेटिक्स को अगर हम माइनस करें तो सबके पास ब्रेन तो एक जैसा ही है, ऑलमोस्ट देयर, लाइक इफ वी कंसिडर ऑल न्यूरोटिपिकल इंडिविजुअल्स, सबके पास कहीं ना कहीं, अगर हम एक स्ट्राटा ले लें, मान लीजिए कि हमने एक पर्टिकुलर फैमिलीज को स्टडी कर लिया, तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी उतनी है, लेकिन फिर भी कितने लोग कामयाब होते हैं, कितने लोग पीक परफॉर्मर बनते हैं। और वो गैप क्या है? वो गैप है ध्यान, वो गैप है कॉन्शियस माइंड की अवेयरनेस, वो गैप है समझना कि हाँ मेरा पर्पस क्या है, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, और उसमें ना एफर्ट लगता है। और आज के टाइम में जहाँ अटेंशन इतनी फ्रेगमेंटेड है कि आप एक रील से दूसरी रील पे गए, तीसरे में गए, तो वहाँ वो अवेयरनेस आएगी कैसे? और सबसे बड़ा ये है कि हम वी हैव बिकम अ डोपामिन ओवरशूट, नेशन, पूरा और नेशन क्या, वर्ल्ड मैं तो कहती हूँ, छोटे छोटे उसमें हमें डोपामिन की किक, एंटिसिपेशन, अरे अब ये देख लिया, अब फिर से डोपामिन, ये देख लिया, फिर से डोपामिन। अब कुछ साल पहले की बात करते हैं, जब मैंने न्यूरोलॉजी की पढ़ाई करी 20 years बैक, उस टाइम पे मेरे कुछ गोल्ड मेडल्स आ गए, तो वो एक गोल्ड मेडल मिलना वाज सच एन अफेयर कि भाई इतना काम कर लिया आपने, तब जाके मान लीजिए इंस्टाग्राम भी होता और हमने ये अपलोड कर दिया, तो जी एक डोपामिन, डिजर्व डोपामिन है। अब क्या है, मैंने बस थोड़ा बहुत तैयार हो लिया एंड नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे इतने लाइक्स आ जाए, तो जो हमारा चीप डोपामिन हो गया है, वी हैव गॉन इनटू लोअर प्लेजर है जो, हाँ, तो हमारा ना वो धीरे 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 आवर लेवल ऑफ डोपामिन दिस इज चेंजिंग, सीरोटोनिन भी बदल रहा है। अब एक जमाने में सतयुग वगैरह, फॉरगेट सतयुग तो बहुत ही वो है, लेकिन कुछ साल पहले ही अगर हम बात करें तो पीपल वेर हैप्पी इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, एंड टुडे पीपल आर नॉट हैप्पी इवन बिकॉज ऑफ एवरीथिंग। सब कुछ है लेकिन फिर भी अनहैप्पीनेस है। तो चेज तो ब्रेन क्या कर रहा है? प्लेजर, आपने जैसे कहा, लेकिन प्लेजर शॉर्ट लिव्ड होता है, उसमें अपना एड्रेनलिन आया, नॉर एड्रेनलिन आया, आप चले गए। अभी मैं कुछ टाइम पहले मेरे गेस्ट आए थे, तो हम फरारी वर्ल्ड गए, ऊपर से यहाँ कर लिया, एड्रेनलिन आ गया, फिर प्लेजर, फिर खत्म। सो इट गोज अप एंड देन इट क्रैशेस डाउन। फिर थोड़ा बहुत जॉय, जैसे यू गो टू अ कॉन्सर्ट, आप किसी को अच्छा सुनते हैं, कुछ अच्छा चीज देखते हैं, तो जॉय में क्या, आपका थोड़ा सा हल्का सा सीरोटोनिन आ गया। जॉय भी शॉर्ट लिव्ड होता है लेकिन वापस कम्स बैक।
सबसे ऊपर जो ब्रेन में आता है वो है ब्लिस, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, जो है विच इज योर स्टेट। तो वो उसमें तो बहुत अच्छे अच्छे केमिकल्स, आनंडामाइड और क्या कुछ आता है। सो मुझे जो फैसिनेट करता है ना कि कैसे ये पूरा इलेक्ट्रिकली, स्ट्रक्चरली, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, केमिकली ये एक पूरा पैकेज डील है हमारे लाइफ का। सही बात है। लेकिन क्या श्वेता जी आपको लगता है कि नॉर्मल आदमी के अंदर इतनी समझ है कि वो अपने साथ ही क्या ट्रिक कर रहा है उसे पता है? जैसे आपने कहा कि अगर किसी आदमी को प्लेजर लेना है, जैसे मार्क मेंसन ने अपनी बुक में बड़ी अच्छी बात की कि किसी भी आदमी को बेसिकली खुशी इस चीज से मिलती है जब वो कोई मुश्किल काम करता है, जो उसके लिए एक चैलेंज था, उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, वो टास्क पूरा किया, उससे जो खुशी मिल रही है यही लाइफ का पर्पस है। लेकिन आपने कहा ये तो हायर पर्पस हो गया ना, लोअर पर्पस कैसे? आपने कहा कि मैं एक इंस्टाग्राम पे रील डाल दूं, उस पर मुझे अगर 1 लाख भी व्यूज आ जाते हैं, या मैं अपनी पिक्चर डाल दूं, रील बनाना भी एफर्ट है, मैंने अपना पिक ही डाल दिया फेसबुक पे और उस पर मुझे 50 या 100 लाइक आ गए, मुझे लगा बहुत मजा है। तो जब ये हम अपने साथ ट्रिक कर रहे हैं कि हम लोअर प्लेजर ढूंढ रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि इसमें कुछ, ये कोई एक तो रुकने वाला भी नहीं और इससे हमारा कुछ करियर भी नहीं बदलने वाला, ये इस गेम में या इस ट्रिक में कितने सारे लोग फंस रहे हैं? बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। मैं बताती हूँ थोड़ा सा बेसिक ब्रेन के बारे में बताते हैं। सो ब्रेन के ना 3 पार्ट्स होते हैं। ये एक ब्रेन स्टेम होता है जो हमारे यहाँ पे पीछे होता है, तो मेरी ब्रीदिंग जो है, मेरे हार्ट वगैरह वो यहाँ से चलता है। उसके बाद जो बीच का पोर्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दिस इज द एरिया ऑफ लिम्बिक सिस्टम। जो हम रेप्टिलियंस वगैरह हम इवॉल्व हुए हैं ब्रेन से, तो यहाँ पे सारे इमोशनल ड्राइव्स आर देयर। तो कोई भी आपका इट्स लाइक अ वॉच डॉग कि अरे कोई थ्रेट तो नहीं आ रहा है, मुझे कंफर्ट में रखना है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, कैसे हो रहा है, ये हो रहा है। सो इट इज लाइक कॉन्स्टेंटली गार्डिंग हस। तो गार्ड करने के टाइम पे कुछ भी थ्रेट आ गया तो ऑलवेज अलार्म अलार्म। तो अमिगडाला जिसको हम बोलते हैं, वो हमेशा वो एक स्टडी स्टेट में ही रहता है। तो फाइट, फ्लाइट, फियर और फ्रीज, ये 4 के 4 यहाँ पे होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे पेन, प्लेजर, आपका जो भी षड रिपु भी जो हम बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वो बेसिकली प्राइमल इमोशंस ही है। सारे के सारे यहीं पे ऑल द इमोशनल ड्राइव्स आर कमिंग फ्रॉम दिस। अगर मान लीजिए कि ये इतना ही हमारा ब्रेन होता तो एनिमल्स में भी ये है और एनिमल्स में भी ये है, तो हमारा कोई इवोल्यूशन ही नहीं हुआ होता। ह्यूमन इवोल्यूशन इज डिटरमिन्ड कि ये पूरा जो ऊपर का ब्रेन का लोब बना, जो नियोकॉर्टेक्स, जिसको हम न्यू कॉर्टेक्स कहते हैं, वो पूरा नियोकॉर्टेक्स या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही हमारी ह्यूमननेस डिसाइड करता है। अब इसमें जो है ना सारे पावर्स छुपे हैं कि मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, इमोशंस को मैं कैसे रेगुलेट करूं, एंगर को मैं कैसे कंट्रोल करूं, मैं कौन सी चॉइस लूं, कौन सी चॉइस मेरे लिए फायदा देगी, कैसे मुझे अपने आप को नियंत्रण में रखना है, आई शुड नॉट बी लेजी। तो ये सारा कुछ यहीं से ड्राइव होता है। अब कितने लोग इस पर्टिकुलर पार्ट को डेवलप कर सकते हैं? हाँ। गेम वही है, वरना आप यहीं की यहीं सर्वाइव तो वैसे ही आप कुछ नहीं करो तो ब्रेथ तो चल ही रहा है, हार्ट भी चल ही रहा है, ब्रेन स्टेम जब तक नहीं है तब तक डॉक्टर ब्रेन डेड भी नहीं कहेगा। सो इतना तो काम कर ही रहा है। हाँ। बाकी हमारा पूरा टाइम इसी में जाता है। एवरी लिटिल थिंग हमें इरिटेट करती है, हम रिएक्ट करते हैं, हम हमेशा डाउट में रहते हैं, हम हमेशा फियर में रहते हैं। सेल्फ डाउट भी आप देखो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अटेंशन वगैरह कमी होना वो भी यहीं से आता है। वेरी शॉर्ट लिव्ड अटेंशन, सब कुछ छोटा चाहिए, प्लेजर ड्रिवन लाइफ चाहिए, पेन को भी हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, यू नो वी आर वेरी फ्रेजाइल। जो फ्रेजिलिटी होती है ना, जो ये यहाँ से आती है। तो जितने भी हम पीक परफॉर्मर्स को स्टडी करते हैं, जब हम उनकी लाइफ का ब्यौरा लेते हैं, सी दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट। ऐसा नहीं है कि सिचुएशंस उनकी लाइफ में बड़ी अच्छी आ गई और वो पीक परफॉर्मर बन गए। उनकी लाइफ में चैलेंजेस उतनी ही टफ आती है। जैसे मैं हमेशा मेरे एक पॉडकास्ट में बात करती हूँ, निकोल करके एक स्टंट वुमन है, शी स्टूड ऑन बुर्ज खलीफा। पूरा बुर्ज खलीफा पे उन्होंने एमिरेट्स का वो किया था, प्लाकार्ड। सही बात। शी एक्चुअली क्लाइम्ड ऑन बुर्ज खलीफा आफ्टर व्हाट, जब मैंने उसकी स्टोरी पढ़ी, 14 फ्रैक्चर्स, 6 months in ICU with a bad car crash. After all of that, आपको कितना रेजिलियंस लगता है, कितना पावर लगता है to go and do such a stunt. तो you know it's hats off to such people कि despite all of that, अब उसेन बोल्ट, अब कोई भी स्टोरी पकड़ लो। मुझे इसमें बड़ा एक अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है। कुछ साल पहले जोकोविच और फेडरर का विंबलडन फाइनल था। तो जोकोविच 2 चैंपियंस पॉइंट डाउन थे, 2 चैंपियंस पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट हारे और आपने चैंपियनशिप खो दी। जोकोविच ने वहां से वापसी की और फेडरर को हराया। और मैं ये जो बात कर रहे हैं, मैं वही सोच रहा हूँ कि कितनी मेंटल स्ट्रेंथ और टफनेस है कि आपको पता है कि मार्जिन ऑफ एरर है नहीं, एक शॉट गलत खेला, चैंपियनशिप आप हार गए।
वो क्या मेंटल स्ट्रेंथ है जो एथलीट में लेकिन नॉर्मल लोगों में नहीं है? बहुत अच्छे से आपने ये एग्जाम्पल बताया। और अभी मैं किसी टेनिस प्लेयर के साथ बात करें, हम काफ़ी स्पोर्ट्स वाले के साथ भी काम करते हैं, कि देखो अब हम अगर स्किल की बात करें, टैलेंट की बात करें, सबके पास एक जैसा है। सब, अब आप ओलंपिक लेवल तक पहुंचे हो, आप नेशनल लेवल तक पहुंचे हो, तो आपके पास स्किल और टैलेंट की तो कमी है नहीं। कोचेस भी आपके बहुत बेहतरीन है, आपके शूज, आपकी गियर्स वगैरह भी बेहतरीन है। तो वो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सेपरेट करती है? सही बात। एक है वही वो मेंटल स्ट्रेंथ एट दैट टाइम। उस टाइम पे आप फियर को हावी नहीं होने देते हो कि अगर मैंने यहाँ पे गेम हार लिया तो बाहर तो मैंने हारना ही हारना है। सो इफ यू विन द गेम हियर, यू कीप विजुअलाइजिंग कि नहीं, मैंने छोड़ना नहीं है। एंड वी ऑल गो थ्रू, नॉट जस्ट इन द गेम अलोन, लाइफ, यू नो, लाइफ इटसेल्फ में हम कितना वो करते हैं। लेकिन जो इंसान यहाँ से हार जाता है वो फिर आगे नहीं कर पाता है। बिकॉज ब्यूटीफुली ब्रेन में क्या होता है कि कोई भी चीज घटने से पहले, अब मान लीजिए मुझे आपसे मुलाकात करने यहाँ आना था, मुझे पता भी नहीं था कि स्टूडियो का सेटअप वगैरह कैसा होगा, लेकिन ब्रेन ट्राइज टू इमेजिन दैट। ब्रेन हमेशा कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि मैं ऐसे जाऊंगी, ऐसे होगा, ये होगा। अब जो उस चीज को फीलिंग के साथ प्रॉपरली एकदम शिद्दत से कर पाता है, विच मीन्स ब्रेन को पहले ही प्रिपेयर कर देता है कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगी, सिनारियो एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं, वो विन होने के चांसेस उसके ज्यादा है। और जितनी भी टॉप एथलीट की स्टडीज हुई है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दोस टॉप एथलीट्स एंड द नेक्स्ट बेस्ट, उसमें विजुअलाइजेशन एंड मेंटल स्ट्रेंथ, यही दो चीजें थी। वही दैट वाज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। और जो मैंने एग्जांपल दिया तो फिर मुझे कोहली का एग्जांपल ज्यादा याद आ गया, जब उन्होंने हारिस रऊफ को 2 6 मारे थे। मतलब पूरा इंडिया जो घर पे लोग मैच में इन्वॉल्व नहीं, सिर्फ देख रहे हैं, उनके हाथ पे पसीना आ रहा है, लेकिन उस प्लेयर की मेंटल स्ट्रेंथ ऐसी है कि वहां पर वो 2 6 लगा रहा है। और ये कोई छोटी मोटी वो नहीं है, इट इज अ ह्यूज दिस। और ये सब हम सब बना सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये हम सब बना सकते हैं। मेरी थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि यू नो वी ऑल गो थ्रू, वी डोंट गो थ्रू लाइफ, वी ग्रो थ्रू लाइफ। So, आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ और लिमिटलेस ब्रेन लैब का जो भी जन्म हुआ वो सब मेरी कहानी से ही हुआ। सो ऑफ कोर्स आई कम फ्रॉम अ डॉक्टर्स फैमिली, मेडिकल पीपल है, मार्क्स वार्क्स आ गए थे अच्छे से, इंटेलेक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस्ट ऑफ गोल्ड मेडल्स, बेस्ट ऑफ डिग्रीज, बेस्ट ऑफ प्लेसेस में पढ़ाई करी, बेस्ट ऑफ लोगों के साथ काम करा, UNNCD में काम करा, कितने कंट्रीज में काम करा, एवरीथिंग टिक टिक टिक। और एक शानदार किताब भी लिखी है। एक नहीं, अभी 3 हो गई है। वो भी हो गया, चलो इंटेलेक्चुअली एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जैसे ही इमोशनल क्राइसिस आई, माय ब्रेन वाज शट। सो मेरी एक दोस्त थी, बहुत ही करीबी दोस्त, 25 years ऑफ अ रिलेशनशिप, शी वाज ऑलमोस्ट लाइक अ सिस्टर। हम साथ में पले बड़े सब हुआ, और कुछ छोटे मोटे झगड़े में हमारा रिलेशनशिप खत्म हुआ। अब वो जो लॉस था, सी ब्रेन जो है ना वो बड़ा लॉस एवर्स है, उसको लॉस पसंद नहीं है, क्योंकि कंफर्ट ना, अब मैं हॉलीडे भी ऐसे ही कर रही हूँ, मेरा काम भी यही हो रहा है, रोज फोन पे ऐसे ही बात हो रही है, यही हो रहा है। तो सबकॉन्शियस, जैसे मैंने बताया, अब कॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करना कि जी ये नहीं हो रहा है, वो बड़ा दिक्कत वाला होता है। दिक्कत वाला। अब मैं तो थेरी साइंटिस्ट किस्म की इंसान, तो 981 डेज ऑफ मिजरी मैंने एक दिन अपना जर्नल किया था कि हाउ एम आई फीलिंग, व्हाट अ बैड दिस ऑफ इट, यू नो। ऑफ कोर्स आई वाज राइटिंग इट डाउन, बिकॉज राइटिंग ऑलवेज ईजेस योर पेन। और मेरे घर में तो एक पॉइंट ऐसा आ गया था, मम्मी पापा ने कहा था बड़े बोर्ड के साथ, अगर इस टॉपिक पे चर्चा करनी है तो हम घर से बाहर जा रहे हैं। सो उतना लेवल तक का रूमिनेशन। सो क्या होता है ना कि आप वो पेन से बाहर ही नहीं आते हो। तो पेन तो देखो जाहिर है आना ही आना है। द ह्यूमन बर्थ ही मिल गया, मतलब कुछ ना कुछ कार्मिक पेन का लोड तो तुम लेके ही आए हो। मोस्ट लाइकली 90% ऑफ द पीपल में चैलेंज एंड पेन तो एक्सेप्ट करने का आएगा ही आएगा। बट एट दैट टाइम मेरा बिल्कुल, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, इमोशनल जीरो, क्रैश्ड। अब सब चल रहा है बट जॉय नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, ब्लिस नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। फिर आपको एक पॉइंट पे लगता है कि फायदा क्या है। अब ब्रेन तो मुझे पूरा आता था, सही बात, ब्रेन में सब कुछ पता था, लेकिन खुद को चेंज करने के लिए बड़ा दिक्कत आ रहा था। लकीली आई स्टम्बल्ड अपॉन स्टडी इन US। मैं एक्चुअली कोई और कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी और वहां पे रोमांटिक ब्रेकअप का स्टडी चल रहा था। तो आई नॉक्ड द प्रोफेसर एंड आई सेड दैट मेरा ब्रेन का स्कैन कर दोगे? तो बोले आउट ऑफ इंक्लूजन है, इसमें तो नहीं फिट होगा, बिकॉज आपका चाइल्डहुड फ्रेंडशिप था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आई पे फॉर इट। कुछ $25,000 आई पेड फॉर इट एंड आई गॉट माई फंक्शनल MRI, आई गॉट माई QEG। आई सेड मुझे समझना है क्या चल रहा है। और वहां पे जो मैंने देखा कि इतना लिम्बिक सिस्टम ओवरफायर्ड था। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक होता है ब्रेन का, एक नेटवर्क होता है जहां पे आप कॉन्स्टेंटली पास्ट में रूमिनेशन रहते हो, वो सारा हाइपर एक्टिव था। और ऑलमोस्ट अगर मैं कंपेयर करूं ना तो वो एक हेरोइन एडिक्ट के ब्रेन के जैसा था। सो आई वाज टेकन अबैक। अब वो ना एक फीडबैक बन जाता है आपके लिए कि इसको तो मैं जी चेंज करके रहूंगी। तो एक वो आ गया कि अब
ब्रेन को मैथमेटिकली पूरी इस फॉर्मूला से समझते हैं। ठीक है। अब डीएमएन को कैसे ठीक करें, सीधा जैसे ही पढ़ने लगते हो आप डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को ठीक करना, मतलब पास्ट से डिस्कनेक्ट करना, रूमिनेशन से निकलना, पेन से निकलना, ट्रॉमा से निकलना, तुरंत मेडिटेशन आ जाता है। अब मेडिटेशन तो मैं सालों पहले आई वाज डॉजिंग इट। मेरे एक स्पिरिचुअल टीचर के साथ मेरी काफ़ी लंबी जर्नी रही है। आई वाज 17 years old व्हेन आई फर्स्ट मेट हर, स्वामिनी विमलानंदा करके है। सो उनके साथ साथ मैं काफ़ी वो हुआ। अब मॉर्निंग में 4 o'clock उनका तो मेडिटेशन सेशन होता है, और मैं हमेशा कहती थी आई एम हैप्पी हॉरिजॉन्टली मेडिटेटिंग, आई डोंट वांट टू बी सिटिंग बढ़िया ब्लिस कुछ नहीं है। मैं आई एम हैप्पी। और काफ़ी साल चलता रहा। अब डीएमएन ठीक करना है मेडिटेशन, डीएमएन ठीक करना है मेडिटेशन। मैंने कहा ये बार बार मेरे ऊपर मेडिटेशन का ही वो आ रहा है। एंड देन आई अंडरस्टूड दैट मेडिटेशन करने जब बैठो तो आसान नहीं है। पहले आपको ब्रेथ वर्क, पहले आपके माइंड को प्रिपेयर करना होता है। वहां से लगा अरे ब्रेथ वर्क भी सीखना पड़ेगा, प्राणायाम जो हम कहते हैं। वहां से पता चला कि अरे आपका जब यू हैव नॉट कंट्रोल योर सेंसेस, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है। सो स्लोली आई नेवर रियलाइज कि करते 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 अष्टांग योगी आ गया। यू गॉट एक्सपोज्ड इनडायरेक्टली टू द एंशिएंट विजडम, जो था ही पहले से, लेकिन मुझे इस मैथमेटिकल फॉर्मूला में पता नहीं था कि ये ऐसे चलता है। फिर मैंने कहा यार मैं कर तो रही हूँ लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा है। योर माइंड स्टेट इज स्टिल द सेम, बिकॉज माइंड स्टेट जब चेंज होता है ना तो लोग मुझे काफ़ी सवाल पूछते हैं कि होता क्या है। मैंने कहा शॉर्टेस्ट टाइम में आप सब कुछ अचीव करना शुरू कर देते हो। आप करते कुछ नहीं हो, सब हो जाता है। सो वो करना और होने के उसमें जो डिफरेंस है ना, सो एवरीथिंग अराउंड यू स्टार्ट्स टू मटेरियलाइज इन अ वे विच यू हैव थॉट फॉर, जिसको हम टेक्निकली मैनिफेस्टेशन कहते हैं। होला बड़ा वर्ड है, बट दैट इज हाउ थिंग्स हैपन। हो नहीं रहा था, तो मैंने कहा कुछ तो अभी भी फॉर्मूला में मिसिंग है। सो दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड टू रीच आउट टू पीपल फॉर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, कि चलो अब मैं ये कर रही हूँ, मेरे ब्रेन में ये शिफ्ट हो रहा है कि नहीं। वहाँ से सारे होम के एक्सपेरिमेंट आ गए, मंत्रा के एक्सपेरिमेंट आ गए। सो वन बाय वन टू जस्ट चेंज एंड शिफ्ट दीज सर्किट्स फॉर मी, एक्सपेरिमेंट्स बिगिन। एंड आई स्टार्टेड टू इंटरव्यू ऑल द पीपल जिन्होंने ये सारा कुछ अपने आप किया है। सही बात है। एंड मुझे खुद भी बड़ा इंटरेस्ट था कि बड़े टॉप लीडर्स होते हैं, टॉप ये होते हैं। देखो उनकी लाइफ में तो एवरी मिनट देयर इज अ चैलेंज। बिल्कुल। हमारी लाइफ में तो कुछ दिनों में चैलेंज आता है, उनकी लाइफ में तो अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है वो नहीं पता होता है। सही बात है। तो किस टाइप का व्हाट अ स्टील माइंड इज रिक्वायर्ड। सो वहां से मेरी जर्नी फिर अगेन अनदर हुई। तो ये सारा कुछ ना 4-5 सालों में हुआ। एंड देन आई अंडरस्टूड कि भाई करना तो इतना ही है कि ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को बनाना है, इमोशनल सिस्टम को कम करना है, और स्लोली यू हैव टू ऑल्सो डिसोसिएट फ्रॉम द एंटायर इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज यू आर नॉट दैट। बिल्कुल। सबसे बेहतरीन चीज तो ये है कि अगर मैं ही माइंड होती तो हम कहते थे जी आई माइंड, हम कहते हैं माई माइंड। अगर मेरा माइंड ऐसा कर रहा है, अगर मेरा ब्रेन ऐसा कर रहा है, तो मैं कौन हूँ। सो वहां से फिर जो मेरा पहला सवाल भी था। जी बिल्कुल। तो वो टेस्ट कौन सा था जो आपने वहाँ करवाया था? सो क्यों वहां पे तो मैंने फंक्शनल एमआरआई कराया था, जो काफी बड़ा स्कैन होता है। वो तो बड़ा महंगा होता है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन हमने फिर एक सिंपल सी सिस्टम बनाई कि सबको जिसको भी देखना है। अब जैसे आपको देखना है, आपको आई एम श्योर, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने जो बुक भी लिखी है कि अगर कोई आदमी समझ सकता है कि उसका दिमाग कैसे काम कर रहा है, कैसा है, तो फिर करियर को लेकर डिसीजन या जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट उसके चलते हैं या ट्रॉमा चलते हैं उससे वो डील कर सकता है। तो वो कैसे हेल्प करता है? 2 चीजें होती है। जो हमारी किताब वाली सिस्टम है वो सिंपल डिजिटल असेसमेट है, इसको हम डिकोड माय ब्रेन कहते हैं। तो मैं अपनी थिंकिंग प्रोसेसेस को क्या समझ पाता हूँ, और ये सिंपल है बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड ऑल्सो, और नॉट एवरीबडी कैन कम एंड डू अ बिग स्कैन। बिग स्कैन जब हम बोलते हैं तो EEG बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। लेकिन अगर मैं इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ, PTSD है, पास्ट का मैं भूल नहीं पाता हूँ, एंग्जाइटी है, वरी है, बर्नआउट है, स्ट्रेस है, ये सब आजकल इतना कॉमन है, अटेंशन नहीं है, फॉग है, मेमोरी की दिक्कत है, समझ में नहीं आता है आगे लाइफ में कैसा बढ़ा जाए, तो ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बेस्ड जो हमने प्रोसेस बनाया है, आई थिंक हमारी लैब शायद वर्ल्ड में दूसरी या तीसरी है जो नॉर्मल लोगों के लिए ये प्रोसेसेस बना रही है। क्योंकि लोग क्या समझते हैं कि कुछ खराब हो गया तो ही न्यूरो गराज जाना है, लेकिन हमने ऐसा नहीं, हम ऐसा सोचते हैं कि भाई बिना खराब हुए ही स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। अब अल्जाइमर्स डिमेंशिया इतना बढ़ रहा है, 40-50 साल की उम्र में आ रहा है, तो पहले ही अपनी बैंक बैलेंस को समझना है, ब्रेन बैलेंस को नहीं समझना है। सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन बैलेंस, व्हाई डोंट वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग की सर्किट क्या है। तो इसके लिए हमने ये जो पूरी सिस्टम बनाई है वो कुछ उसमें तो इंडिया में काफ़ी सारे सेंटर्स में अवेलेबल भी हो जाएगी। तो यंगस्टर्स प्राइमरीली, अगर मान लीजिए मेरे पास ये चीज़ कुछ 20 साल पहले होती
तो मेरी लाइफ का पूरा एक ट्रैजेक्टरी अलग होता, बिकॉज तब मुझे पता चलता कि मुझे डेवलप क्या करना है, मैं किस लूप में फंसा हूं। और आपने ना स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा कहा, अंदर से पता है, लेकिन बाहर से कैसे पता चलेगा? जब डॉक्टर रिपोर्ट देगा। हाँ, कि भाई देखो ये ऐसी वाली चीज आपको ठीक करनी है ना, तो वो एक शॉक के फॉर्म में आता है। तो आप कह रहे हैं कि जैसे आदमी को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो हम गूगल मैप यूज करते हैं, नेविगेशन हमारे पास है, इसी तरह दिमाग का अगर नक्शा आपके पास है तो आप नेविगेट कर सकते हैं। करेक्ट। एंड देन यू एंटिसिपेट कि हाँ ये टाइम पे तो ऐसा मेरा होने का चांस है, तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर्ड भी रहना है, ऐसा भी हो सकता है। सो ये सारा जो हम टॉप 1% परफॉर्मर्स की बात करते हैं ना, तो डाटा इज एवरीथिंग। आप जो मेजर करोगे वही मैनेज करोगे। तो हमने एक पूरी सिस्टम से इसको डेटा बनाया, और वही सेम सिस्टम जो मैंने अपने लिए यूज किया था। और मेरे तो कुछ अभी तो तकरीबन 25-30 स्कैन तो ऐसे ही है सीरियल ऑर्डर में, कि हाँ इसके बाद ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और ब्यूटीफुल चीज ये है कि जब आप डिसाइड कर लेते हो, वो इंटेंशन कर लेते हो कि ऐसे चेंज करना है, और चेंज हो भी जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ब्रेन, कि न्यूरो मॉड्यूलेशन जो हम बोलते हैं ना, कि जी मैंने मंत्र इतना टाइम किया। अब काफी लोग उसके बाद हमारे पास भी लिखते हैं, 20 साल से हम तो गायत्री मंत्र कर रहे थे, हमारे में तो कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि आप मैकेनिस्टिकली कर रहे थे, क्योंकि आप उसके पावर को समझे बगैर कर रहे थे। आपने उसको इंटेंशन से नहीं किया, आपने पूरे पूरे ध्यान से, फोकस से नहीं किया। सबकॉन्शियस ऑटोमेटिक प्रोसेस से तो आप ऐसे ही चीजें करते ही जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे, आपने ब्रश किया आज सुबह, ठीक है, आपको पता है कि कनाइन में आपने कितना प्रेशर डाला था? विजडम टूथ पे, राइट साइड के विजडम टूथ पे। वो तो मसल मेमोरी से हो रहा है, वो तो पूरा मसल मेमोरी, पूरा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो कॉन्शियस जब तक आप वो चीज नहीं लाते हो, एंड दैट्स व्हाई ये सारे जब लोगों के इंटरव्यू करे तो सबने कहा जी मेरा ये रिचुअल है, मेरा ये रिचुअल है। फिर मुझे पता चला कि हैबिट, रूटीन और रिचुअल में भी काफी फर्क है। सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि भाई रूटीन के जैसे नहीं काम करना है, रिचुअल बनाना पड़ता है। और उसमें फर्क कैसे, अगर लोगों को आसान तरीके से समझाएं? अवेयरनेस, कि मैं पूरी प्रेजेंट हूँ इस चीज को करने के लिए, मैं पूरी 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 100% मेरी अटेंशन है, करने के लिए नहीं कर रही हूँ, हो जाएगा चीज उसके बाद, उसके लिए मैं कर रही हूँ। सो दैट इज द डिफरेंस। हाँ, ओशो ने इस पे बुद्धा दा जोरबा एक थ्योरी बताई थी कि आप जिस मूवमेंट में हैं उस मूवमेंट में रहिए। अगर ब्रश कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कर रहे हैं। अगर आप कोई खाना भी खा रहे हैं तो एक एक निवाला जब आप खा रहे हैं तो आप उसे फील कीजिए, उसके फ्लेवर को, उसके टेक्सचर को फील कीजिए। ऐसा नहीं कि मैकेनिकली आपने उठाया खा लिया और आपको पता नहीं लगा। करेक्ट। तो आपको लग रहा है ज्यादातर लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं? ज्यादातर, मैक्सिमम, अगर वो होते तो हमारे इतने डिजीजेस नहीं होते थे, इतने सारे। अभी हम पार्किंसंस बोलो, न्यूरोडिजेनरेटिव कंडीशंस बोलो, हार्ट के इतने कंडीशंस बोलो, ये सब होता ही नहीं था। डिस ईज, आप ईज से बाहर आए हो तभी तो डिजीज है। एंड दैट ईज इज नथिंग बट ध्यान, इज as you said, walking meditation, talking meditation, eating meditation। meditation कोई करने वाली चीज है ही नहीं है, वो होनी चाहिए। तो श्वेता जी, आपकी जो सारी बातें मैं सुन रहा हूँ तो मुझे अक्सर लगता है कि हम किसी भी रिलेशन में हैं, भले हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे दोस्त हैं, तो हम बड़ी इजीली जजमेंटल हो जाते हैं सामने वाले को लेकर। उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों नहीं रिएक्ट किया। लेकिन जब हम न्यूरो साइंस को देखते हैं कि एक आदमी जैसे बिहेव कर रहा है तो कितने फैक्टर हैं जो उसके बिहेवियर को डिफाइन कर रहे हैं। अगर मैं इसमें एस्ट्रोलॉजी को भी ले आऊं कि उसकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, क्या कहीं वो मार्स के असर में तो नहीं है, या उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या बैठा है, अगर मैं ये सारे फैक्टर देखता हूं तो मुझे लग रहा है मैं किसी को जज ही नहीं कर सकता। ब्यूटीफुली सेड, बहुत अच्छे से बताया आपने। पहले तो ये समझते हैं कि ब्रेन जो है ना वो एक मीनिंग मेकिंग मशीन है। पहले से ही ब्रेन को हर चीज का एक मीनिंग चाहिए, और मीनिंग ही केवल नहीं चाहिए, क्लोजर भी चाहिए। वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ब्रेन को, कि मैंने ये समझ लिया, मुझे जब तक वो समझ में नहीं आया ना, वो बैक बर्नर हम नहीं बोलते, पीछे चलते रहता है। तो इट वांट्स टू, एंड दैट्स व्हाई जजमेंट हम क्विकली बनाते हैं। देखो जजमेंट में हम कोई ऐसा नहीं कि हमने सालों साल बाद जजमेंट बनाया, हम क्विकली, सारी सेंसिटिविटी भी बड़ी क्विक उसमें होती है, क्योंकि देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ थिंकिंग। डेनियल कहनमैन की जो फास्ट एंड स्लो थिंकिंग है, जिनको नोबेल प्राइज मिला गया था, उन्होंने 2 सिस्टम्स बताए हैं, सिस्टम 1 ऑफ थिंकिंग एंड सिस्टम 2 ऑफ थिंकिंग। सिस्टम 1 ऑफ थिंकिंग क्या होती है? क्विकली, इमीडिएट रिस्पॉन्स, तुरंत के तुरंत रिएक्शन। और सिस्टम 2 होती है आराम से सोचो, उस पर रैशनल थिंकिंग करो, शांति से उस पर काम करो। अब लार्जली हम सिस्टम 1 पे ही काम करते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी करो, क्लोज करो, बंद करो, आगे बढ़ो। सो दैट इज हाउ द ब्रेन इज वायर्ड फॉर अ लॉट ऑफ अस। जो सिस्टम 2 को पावरफुल कर लेता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स को बिल्ड कर लेता है, इमोशन को रेगुलेट कर लेता है, वो एक लेवल डेफिनेटली ग्रो करता है, उसमें कोई वो नहीं है। अब प्लैनेट्स की बात आती है, हमेशा मुझे फैसिनेट करता है। मेरा सबसे पहला सवाल हर एस्ट्रोलॉजर, हर उसे होता है कि शनि कितना दूर है।
हाउ फार डू यू थिंक इज शनि? बहुत दूर है, सबसे ज्यादा दूर है, 1.2 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। हाँ। अब इतने दूर बैठे बैठे शनि आपका क्यों कुछ उखाड़ रहा है? Why is it doing anything for you? साढ़े साथी क्यों आपको चुन चुन के वो साढ़े साथी दे रहा है? क्यों दे रहा है? What is the logic behind all of that? क्या what is the not just the logic, what is the process? उसका ऑपरेशनल माध्यम क्या है? क्या लगता है आपको? नहीं तो ये आप जवाब दीजिए। हमारे यहाँ तो एस्ट्रोलॉजर आई थी तो मैंने उनसे सवाल पूछा था। मैंने उनको कहा कि न्यूरो साइंटिस्ट तो देखिए अपनी वजह बताते हैं कि अगर आदमी कोई गुस्सैल है तो उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कई और मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं। आप ये कहते हैं कि हो सकता है उसका वीनस है वो वीक हो, तो मैं इसे कैसे समझूं? तो उन्होंने कहा कि अगर वो चाइल्डहुड ट्रॉमा उससे मिला है तो वो भी इसी वजह से मिला है क्योंकि शायद उसकी प्लैनेट जो है वो ठीक अपनी जगह पे नहीं थे। तो वो तो अगर समझ ये कहूँ कि आप खुश हैं क्योंकि सर्टेन केमिकल आपकी बॉडी में है वो आपको खुश रख रहे हैं, तो उनका कहना है कि अगर वो केमिकल हैं तो ये भी इसलिए क्योंकि वो आपकी किस्मत में लिखा है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो है। सो जब हम पैदा होते हैं तो हमारी जो हॉरोस्कोप है वो बनती है, सारे प्लैनेटरी पोजीशंस का वो डिसाइड होता है। वो प्लैनेटरी पोजीशन ठीक है, वहां तक सब कुछ ठीक है, फिर वो क्या होता है, अब दैट डिसाइड्स आवर सो कॉल्ड डेस्टिनी, ठीक है। लेकिन तो फिर हमारा फ्री विल कहाँ गया? द फ्री विल इज वेयर योर ब्रेन्स मेन ह्यूमननेस ऑफ द ब्रेन इज द फ्री विल। What you will sink in, you will link in. लेकिन थोड़ा सा मेरा डिसएग्रीमेंट है। आपने कहा जो फ्री विल है वो हमारी कॉन्शियसनेस है, लेकिन आप ही ने कहा या यूं कहें कि कॉन्शियसनेस तो 5% है ना, जो सबकॉन्शियसनेस है 95% जो हमें मजबूर कर रही है ये करें या ये ना करें, अब वो तो फ्री विल नहीं है ना, और हम उसके बारे में जानते नहीं है। वही तो कैच है। जो समझ जाता है, हाँ। जो ये उसको रियलाइज कर जाता है कि मेरी फ्री विल कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ मेरे सब कॉन्शियस प्रोसेस से हट के आएगी तो ही लाइफ बदलती है, वरना तो वो ऑटोमेटिक जाती है। और उसीलिए तो देखो सबसे ज्यादा फियर किसको होता है? उन्हीं लोगों को वो साइक हो जाते हैं। बर्नम इफेक्ट भी बोलते हैं। जो बर्नम इफेक्ट क्या बोलती है कि जब मैंने आप कोई भी आप कुंडली पढ़ लेते हो ना हॉरोस्कोप में, ओ जी ऐसे ऐसे हो रहा है, अब वो आप तुरंत रिलेट करते हो कि हाँ ये तो ऐसा है। वो वहां छोड़ो, हम मेडिकल में जब पढ़ते थे ना तो ऐसा लगता था अरे ये डिजीज तो मुझे है, यू नो, यू इमीडिएटली रिलेट, स्टार्ट रिलेटिंग टू इट। आपको कोई समझता नहीं है, हर कोई तुम्हें धोखा देता है, बस वो और वो इमीडिएटली आपको कनेक्ट होते हो। अब ये डेली साइन, मान लीजिए मैं जेमिनाई हूँ, डेली साइन जेमिनाई तो भी करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा हाँ ये मेरे लिए बनाई है। सो देयर आर, सी माइंड, दैट इज द ट्रिक ऑफ द माइंड ना, बर्नम इफेक्ट इज अ ट्रिक ऑफ द माइंड। सो अब समझते हैं कि पहले तो मेरा पुराना सवाल पे आते हैं कि वो वहां बैठे बैठे ऑपरेशन कैसे करता है, आपसे क्या दुश्मनी है उसकी? वो क्यों ऐसा करता है और क्या माध्यम से करता है। तो बड़े इंटरेस्टिंग से मेरा एक कॉन्वर्सेशन था स्वामी चरणजीत जी महाराज से। ही इज अ स्वर योगी। स्वर योगी बहुत कम है हमारे देश में और बहुत ही इज अ वेरी वेल नोन स्वर योगी। और मैं स्वर योगा सीखना चाह रही थी, समझना चाह रही थी कि ये राइट लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ईडा पिंगला, क्या चक्कर क्या चल रहा है और ब्रेन के साथ उसका क्या रिलेशन हो रहा है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप, मैं और पूरे सब लोग जो है वो एक ही ब्रेथ, वी आर ऑल ब्रीदिंग वन ब्रेथ एंड दिस इज कॉल्ड कॉस्मिक ब्रेथ। सब लोगों का, अब किसी का, अब कैमरामैन का अलग ब्रेथ नहीं है, मेरा अलग ब्रेथ नहीं है, आपका अलग ब्रेथ नहीं है, ब्रेथ तो एक ही है। और वही सेम चीज ब्रह्मांड में भी है। क्या बात है। सो दैट ब्रेथ इज द कंट्रोलर और द फैक्टर। तो अगर मान लीजिए एक माला है, माला में पूरा एक धागा है और सारे बीड्स है, तो बीड यहां से वहां हुआ लेकिन अंदर का धागा तो सेम ही है। सो वो जो स्वर है वहां से आपके माइंड को असर होता है। क्या बात है। तो प्लैनेट चेंज, स्वर से माइंड चेंज, माइंड से बिहेवियर चेंज, बिहेवियर से एक्शन चेंज, एक्शन से आपकी फिर आउटकम चेंज और आउटकम से आपकी डेस्टिनी। तो ऐसे पूरा लिंक्ड है। अब जो भी बचपन में हम 0 to 5 वी आर लाइक प्लेन स्लेट्स। ब्रेन इतना फास्ट ग्रो करता है लेकिन लार्जली थीटा मतलब कि स्लो, वेरी वेरी स्लो सबकॉन्शियस में रहता है। इसीलिए बच्चे जो होते हैं ना उनकी सेंसरी कैपेसिटीज ऑलमोस्ट अडल्ट होती है लेकिन आउटपुट नहीं होता है, वो बोल नहीं पाते हैं, मोटर नहीं होता है, दे एब्जॉर्ब एवरीथिंग। माँ बाप को लगता है अरे हम झगड़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उसके अंदर में ऑलरेडी एंगर, इनसिक्योरिटी, नॉट इन अ सर्टन वे में जो सेफ्टी नहीं है, ये सारा कुछ आप इंस्टॉल कर रहे हो। जितनी भी चीजें सिचुएशन से हो रही है वहां पे वो इंस्टॉल होते जा रही है। कॉन्शियस माइंड है नहीं उस टाइम पे, अवेयरनेस भी नहीं है, एक्शन भी नहीं है। तो सोचो आप, हम बात करते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग, हम बात करते हैं ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा। और मुझे बड़ा हंसना आता है जब ये सारी रील्स आती है ना, भाई चाइल्डहुड ट्रॉमा तो
हर वो इंसान को होगा जिसके पास 0 to 5 में सबकॉन्शियस माइंड था। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा ही रहने वाला है वो, कोई उसमें कोई चाइल्डहुड हैप्पीनेस नहीं होगा, क्योंकि उसने उस इमोशन को समझने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट था वो उसके पास था ही नहीं। अगर सर्जन के पास कैंची नहीं है तो वो काटेगा क्या? सो ऐसी वाली बात है। तो अब वो सबकॉन्शियस प्रोसेसेस में प्लैनेट्स का क्या रोल है कि वहां पे आप पैदा हो गए, उस स्वर में जितना हो गया वहां पे आपके फिर माइंड का भी जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। तो दैट इट इन्फ्लुएंसेस दैट डेवलपमेंट। एंड ऑल्सो नॉट जस्ट प्लैनेट्स, इट इज ऑल्सो द एपिजेनेटिक्स, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, वातावरण। देयर वाज अ स्टडी व्हिच वाज डन, एक दो ग्रुप्स ऑफ, इनफैक्ट दैट स्टडी आफ्टरवर्ड्स वाज कंसिडर्ड टू बी इलीगल एंड बैंड एंड ऑल। एक लड़की को लिया गया पूरा बिल्कुल बंद कमरे में, डार्क रूम में, 7 or 8 years old she was, completely dark में रखा गया। only food was passed through a small window. after almost 6 months के बाद उसका ब्रेन की जो एट्रोफी थी 27% एट्रोफिक हो गया, ब्रेन खत्म हो गया, बिकॉज इट्स नॉट गेटिंग एनी स्टिमुलस, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग, फिनिश हो गया। सो स्टिमुलस जो आसपास का है रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डिजाइन द ब्रेन दैट विल कम आउट। अब सडनली आप देख लीजिए, हम लोग बात करते हैं जी पैटर्न आ गया, यूनिवर्स कोई थोड़ा फारिग बैठा है पैटर्न देने के लिए। बिल्कुल। वो जैसी सिचुएशन आती है, आपका सबकॉन्शियस कैसे ट्रेन था वैसे आप उस पे वो करते हो। और जो लोग अवेयर और कॉन्शियस होते हैं वो पैटर्न आने से पहले ही कहते हैं जी बस अब मैं ये ट्रैप में नहीं पड़ूंगा, और वो निकल जाते हैं। तो लाइफ भी जो स्टेलमेट एक वक्त हो जाती है क्योंकि स्टिमुलस मिलना बंद हो जाता है ना। मैं एक बड़ी अच्छी किताब पढ़ रहा था जैक फॉस्टर की बहुत साल पहले, हाउ टू गेट आइडियाज। तो उसमें उन्होंने एक तरीका ये बताया था कि कोई भी क्रिएटिव आदमी है जिसको नए आइडियाज पे काम करना है, आप अपने तरीके बदलते रहिए। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि कैलिफोर्निया में उनका एक फ्रेंड था जो एक एड एजेंसी में काम करता था। तो उन्होंने कहा कि वो 9 सालों तक रहा उस शहर में, और हर दिन वो एक नए रास्ते से अपने ऑफिस जाता था। उनका कहना है कि आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो अमूमन क्या होता है, हम उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वही सेम डिशेस ऑर्डर करते हैं, टीवी ऑन करते हैं तो ही नेटफ्लिक्स लगाते हैं, कई बार हम वही सिटकॉम या वही वेब सीरीज दोबारा देख लेते हैं। हम कुछ जब नया अपने आप को देंगे नहीं तो फिर नया क्रिएट का स्टिमुलेशन मिलेगा कहाँ? तो ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये बताइए। एब्सोल्युटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत जरूरी। मैं हर हफ्ते ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ, लुलु खुद जाती हूँ। लोग कहते हैं अरे मेड नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा मैं अपने ब्रेन के लिए जा रही हूँ। क्योंकि आप स्मेल लेते हो, आप टच करते हो, आप कुछ भी चीज को फील करते हो। मल्टी सेंसरी स्टिमुलस कहाँ से आएगा? रोज आप उसी दुबई के ट्रैफिक में जाते हो, आप डब्बे के अपने ऑफिस में बैठते हो, रोज इट्स द सेम मोनोटोनस। monotony kills the brain and creativity lights the brain। वो तो उसमें कोई दो राहें नहीं है। and this itself is called neurobics। जैसे हम aerobics होता है वैसे neurobics है। अगर टेबल भी है सिंपल सा, मेरे ऑफिस में तो हर ऑलमोस्ट वीकली पूरे टेबल का अरेंजमेंट चेंज करवाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे मैंने फोन रखा हुआ है, यहाँ पे मेरा कीबोर्ड है, यहाँ पे मेरी बुक है, तो माई ब्रेन इज ओरिएंटेड इनटू दैट। अब वो सबकॉन्शियस ऑटोमेटिक पायलट में चला गया। जैसे ही वो चला गया ना, वहां पे ब्रेक कर दो, फिर से सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दो। अब ब्रेन को बड़ा मशक्कत एफर्ट होता है ना, अरे यहाँ से वो फोन कहाँ गया, अब यहाँ से उठाना है। सो एवरी टाइम व्हेन यू आर चैलेंजिंग द ब्रेन, यू आर ग्रोइंग इट। सही बात। अब किसी को भी अलर्ट, अब मान लीजिए कि सिक्योरिटी है, अब उसको बोला गया कि जी नहीं नहीं यहाँ पे तो 4 कैमरा है, तो वो तो आराम से सो जाएगा ना। अरे कैमरा है, मुझे क्या करना है, कैमरा नहीं है। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपको सिक्योरिटी, भाई देखो तुम ही हो, अगर ये चोरी हो गया तो यू आर द होल रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो वो कैसा अलर्ट में आ जाता है। तो ब्रेन का ऐसा ही है, आप उससे क्या कर रहे हो ना, सब कुछ आपके ऊपर है। एवरीथिंग इज ऑन यू। बेसिकली ब्रेन को नयापन पसंद नहीं है ना। हाँ, नहीं पसंद है, कंफर्ट ना, कंफर्ट। हाँ बिल्कुल, वो तो पूरा मैं बता रही हूँ, ब्रेन इज द लेजीएस्ट ऑर्गन। सबसे लेजी अगर कुछ है ना, बेचारे बाकी सारे तो अपना अपना सब कुछ करते रहते हैं, डाइजेशन भी हो रहा है, हार्ट भी। इतने साल सोचो, कोई 80-90 ईयर्स तक। और मुझे तो आज तक अचरज होता है कि कोई अपने आप को ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं करता है। और इसीलिए हमारी एक किताब आ रही है गिफ्ट करके, ग्रेटिट्यूड इग्नाइट्स फुलफिलमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें हमारा सबसे सेकंड चैप्टर है बॉडी एज अ टेम्पल। पूरा बॉडी आपका टेम्पल है, आपको इतने टाइम से सर्व कर रहा है। हार्ट ने कभी ऐसा नहीं कहा जी मुझे 5 मिनट रेस्ट दे दो, तो खत्म हो जाता कहानी, स्टोरी एंड, यू नो। सो आप क्या एक्नॉलेज करते हैं? आप कोई भी जगह पे जाते हो, आपका ब्रेन सबसे पहला क्या चाहता है? एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन, कि जी हाँ नीरज जी कितना अच्छे से आपने ये किया, यू नो। देन योर ब्रेन विल फील इम्पॉर्टेंट कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि हर बंदे को हर उसको पर्पस चाहिए। आप मास्लोस का पिरामिड देख लो, मास्लोस का पिरामिड क्या कहता है? बेसिक जी, शेल्टर, वाटर, खाना पीना, ये सब हो गया, अब उसमें वाईफाई भी ऐड कर दो। वाईफाई हो गया, अपना काम जी हो गया, उसके बाद लास्ट में क्या है?
सेल्फ फुलफिलमेंट। वो क्यों चाहिए सेल्फ फुलफिलमेंट? क्योंकि दैट इज हाउ द ब्रेन्स डिजायर इज, सबकी इररिस्पेक्टिव 8 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। लेकिन हम स्टक कहाँ हो जाते हैं? सर्वाइवल में। वी डोंट थ्राइव, वी ओनली सर्वाइव। तो वो जो है ना, उसको चेंज करना है। तो अगर हम अगेन इफ वी कम बैक टू द सेम पॉइंट, तो व्हाट इज द थिंग दैट वी हैव टू डू? हमें क्या करना है? We have to be aware, we have to be conscious, and the power of the entire thing, we should have it. Power should not be let loose. बिल्कुल। तो आपने कहा कि सर्वाइवल की एक हमारी सोच है, इसी में मुझे लगता है एक बड़ा फर्क शायद ये भी है कि जो लोग बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं और बहुत ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाते हैं, उसके पीछे शायद डिलेड ग्रेटिफिकेशन भी एक चीज है कि बहुत थोड़े में ही संतुष्ट हो गए और अपने दिमाग को नहीं बताया कि यहाँ नहीं रुकना है, हमें तो आगे जाना। ये क्या फर्क, जो अचीवर हैं और आम आदमी, इसमें क्या फर्क है सोच का? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। डॉक्टर लीसा मिलर का एक, शी इज अ स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट, बहुत ही सुंदर बुक है, इट्स कॉल्ड द अवेकन्ड ब्रेन। उसमें उसने 2 तरीके के उसने ब्रेन स्कैन्स किए हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना समथिंग दे हैव गिवन बैक टू द सोसाइटी पर्पस के साथ। मैं पर्पस पे भी बात कर रही थी, बिकॉज दैट फंडामेंटल पर्पस ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप बस आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उससे वो सबकॉन्शियस है। लेकिन जैसे ही आप एक पर्पस लाते हो, अब जैसे हमारा पर्पस है 10 मिलियन लोगों तक पहुंचना, उनके सफरिंग को खत्म करना, सो देन डे एंड नाइट द पर्पस विल ओनली फ्यूल यू. Your brain will never say, oh, I'm tired, I did 7 podcasts yesterday. It doesn't matter. It is just going on because that purpose is important for the brain. तो उसने कहा कि हम दोनों के ब्रेन स्टडी करते हैं. फंक्शनल MRI was done, very beautifully done study. पूरी किताब में उन दोनों के डिफरेंशिएशन है. एक होता है अचीविंग अवेयरनेस. अचीविंग अवेयरनेस क्या है? मास्लोज का लोअर पिरामिड, कि जी मेरा पैसा आ जाए इतना, मेरा बंगला बन जाए, मेरी गाड़ी हो जाए, गाड़ी एक, हाँ चलो एक मर्सिडीज भी हो जाए, 2 गाड़ी हो जाए, अच्छे बच्चे हो जाए, बच्चे को जी हम हार्वर्ड ये वो पढ़ा लेंगे, दैट्स इट, एंड माई लाइफ इज सॉर्टेड. दैट इज अचीविंग अवेयरनेस. मेरे लिए क्या, मेरे बच्चों के लिए क्या, मेरे फैमिली के लिए क्या. और एक होता है अवेकन्ड अवेयरनेस. अवेकन्ड अवेयरनेस सेज कि दुनिया के लिए क्या, लोगों के लिए क्या, ह्यूमैनिटी के लिए क्या, सोसाइटी के लिए क्या. मेरा जितना है वो हो गया, लेकिन इन सब के लिए क्या. तो वो अवेकन्ड अवेयरनेस में ब्रेन के कई कई पार्ट्स होते हैं, उसमें जो चेंजेस आते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं. उनके ब्रेन का वॉल्यूम चेंज होता है, उनके जो आगे के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसका बैलेंस अलग होता है. तो इट्स अ वेरी डिफरेंट सिग्नेचर ब्रेन देन एन अचीविंग अवेयरनेस. और ये तफावत करते कैसे हैं? हाँ. क्योंकि आपने पैशन समझ लिया, आपने पर्पस समझ लिया, आपने कैपेबिलिटी समझ ली, कैपेबिलिटीज पे काम करना भी शुरू कर दिया. और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि लोग ना लाइफ कोचिंग ये वो बड़ा लाइटली लेते हैं. लाइफ कोच क्या होता है, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट को भी लाइटली लेते हैं कि नहीं वो तो पागल लोग ही जाते हैं. ऐसी बात नहीं होती है. यू हैव टू अंडरस्टैंड. मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. मैंने कहा यहाँ पे अगर मान लीजिए फॉसेट होता और नल का लीक हो गया, तो मैं क्या बैठ के उस नल को रिपेयर करूंगी? आई विल गिव इट टू द प्रोफेशनल्स कि भाई जो तुम ठीक करो. ऐसे ही माइंड का इतना कॉम्प्लेक्स माइंड, नहीं जी हम खुद कुछ करके कर लेंगे. नो, यू शुड हैंड इट ओवर टू द एक्सपर्ट्स. सही बात है. तो ये सारी चीजें जो है ना, ये फंडामेंटली आई थिंक कहीं ना कहीं अब इंडिया में आ रही है. पीपल प्रोएक्टिवली जानना चाहते हैं कि मेरा ब्रेन क्या है. अगर यही चीज मैं 5, 7, 10 साल पहले बोलती थी ना, तो कहते थे कि क्या जरूरत है, सब तो चल रहा है. हाँ. विच इज अ रॉन्ग थिंग, बिल्कुल. तो बिल्कुल. अभी हम ये पूरी ना एक रिनाइसेंस, एक रिवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं कि भाई पहले अपने ब्रेन को समझो. ये सारे मैप, और सिंपल मैपिंग है, ऐसा कोई इतना बड़ा खर्चा तो करना नहीं है. सिंपल सी मैपिंग करो, समझो, अपने ब्रेन को डेवलपमेंट के लिए रास्ते ढूंढो. और ये कस्टमाइज होता है. आपका ब्रेन और मेरा ब्रेन एक जैसा नहीं है. तो जो मुझे चाहिए वो मैं अपनी एक्सरसाइजेस, अपने जो भी व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, और वो भी बहुत सिंपल चीजें होती है. कभी कभी हमने लिमिटलेस ब्रेन एकेडमी पे कई सारे ऐसे मेडिटेशंस, कई सारे म्यूजिक, कई सारी फ्रीक्वेंसीज बनाई है कि शिफ्ट करो अपने ब्रेन को. ठीक है. तो लेकिन श्वेता यही बताइए ना कि जैसे आपने कहा कि एक आदमी सोच रहा सर्वाइवल के लिए कि एक गाड़ी हो जाए, एक घर हो जाए, बच्चे बाहर पढ़ लें और बस इतना चाहिए लाइफ से और कुछ नहीं चाहिए. एक आदमी सोच रहा सोसाइटी कैसे बदले. तो हमें अपनी लाइफ को एक हायर पर्पस देना है या निचले लेवल पर ही जीना है, ये दिमाग कैसे डिसाइड कर रहा है? ये थोड़ा सा ट्रिकी है. क्योंकि इसको मैं दूसरे तरीके से पूछूं, जैसे मैं अगर जो थोड़ा सा पढ़ रहा था कि जो क्रिमिनल है, सपोज आप अगर कोई आदमी कॉन्शियस है, उसे लगता है मैं अपनी गाड़ी भी गलत जगह पार्क करूंगा तो किसी को दिक्कत ना हो. एक आदमी है जो किसी का मर्डर भी कर देता, उसको गिल्ट नहीं होता. जो मैंने उसमें पढ़ा कि चूंकि उनमें ACC का कुछ सर्किट होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है, तो उनमें एम्पैथी नहीं होती. क्योंकि एम्पैथी नहीं है तो इसलिए गिल्ट भी नहीं है. गिल्ट नहीं, इसलिए वो क्राइम कर रहा है.
तो क्या ये भी आपका दिमाग ही डिफाइन कर रहा है कि हमें अपना पर्पस क्या रखना है? नहीं, तो आप जो ACC एंटीरियर सिंगुलेट गायरस की बात कर रहे हैं, वो सारा साइकोपैथोलॉजी आ जाता है। ठीक है। मतलब उनके ब्रेन के वायरिंग में वो प्रॉब्लम है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई सीरियल किलिंग होते हैं, क्योंकि उनको अंदर से कोई एम्पैथी होती ही नहीं है। उनके लिए वो टास्क है, हमारे लिए वो टास्क के साथ इमोशन जुड़ा हुआ है। सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमननेस कि टास्क मियरली अ टास्क। अब कैंची की अगर मान लीजिए नाइफ की बात करते हैं, द सेम नाइफ will kill a person also and the same knife will cut through a organ also and save the patient also. नाइफ तो एक ही है, उसके पीछे का बंदा, उसके पीछे का पर्पस, उसके पीछे का इंटेंशन वो चेंज हो जाता है। सो एग्जैक्टली द सेम वे कि ब्रेन तो एक ही है, लेकिन उसके पीछे का पर्पस, उसके पीछे का इंटेंशन, उसका जो बर्थ का ये माध्यम है, ये सब क्या है। और इसीलिए लार्जली व्हाट आई फील इज दैट योर फैमिली, योर जेनेटिक्स, योर एनवायरनमेंट, आप जहाँ रेज होते हो, आपके जो सर्कल है, आप किससे इन्फ्लुएंस होते हो। बिकॉज ब्रेन तो जी क्या है ना, इन्फ्लुएंस ड्रिवन है, क्योंकि वैसे ही कंफर्ट में जीता है, आसपास का तो वो तुरंत मिरर कर लेता है। अगर आप मान लीजिए यू डोंट, अब स्मोकिंग की ही बात कर लेते हैं, कितने लोग बोलते हैं जी मैंने खुद से स्मोकिंग की सिगरेट उठाई थी। वेरी फ्यू, इट विल ऑलवेज हैव बीन गिवन बाय अ फ्रेंड। और आज भी मैं जितने क्विटर्स को बात करती हूँ ना, वो बोलते हैं नहीं पर मैं तो क्विट कर दूंगा, लेकिन फिर से मैं दोस्तों के पास जाऊंगा। मैंने कहा दोस्तों को ही क्विट करवाओ। सही बात है। इट इज ऑलवेज द इन्फ्लुएंस। सो ब्रेन इज ऑलवेज लुकिंग फॉर क्यूज अराउंड टू सॉर्ट ऑफ जेल ऑल्सो। इसमें एक मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें जरूर डालूं। आपने कहा कि दिमाग इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसमें मैं बहुत साल पहले एक कोटेशन पढ़ रहा था, किसी ने कहा कि एक दो भाई थे, एक बहुत बड़ा शराबी था और दूसरा शराब को हाथ नहीं लगाता था। जो शराबी था, अल्कोहलिक था, उससे पूछा तुम क्यों पीते हो? उसने कहा यार मैं क्यों ना पीता, मैंने सारी जिंदगी देखा मेरे फादर शराब पीते हैं। जिसने हाथ नहीं लगाता था उससे पूछा तुम क्यों नहीं पीते? उसने कहा मैं क्यों पीऊंगा, मैंने देखा है मेरे फादर सारी जिंदगी शराब पीते। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एग्जांपल। देखो जेनेटिक्स सेम है ऑलमोस्ट। हाँ, इन्फ्लुएंस तो है ही, लेकिन उस इन्फ्लुएंस के साथ आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, अब वो डिसीजन मेकिंग कैसे अलग हो रही है उसी माहौल में। अब देखो ये तो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आ गया, वेरी फिलोसॉफिकल, कि आपने द वे यू हैव बीन, आपकी वासना क्या थी? वासना इज डिजायर्स, यू नो, बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव बोर्न विद दैट पैकेट ऑफ डिजायर, राइट? अगर हम वेदांतिक उस पे जाए, फिलोसॉफिकली बात करें, तो हमारा जो बर्थ हुआ है वो भी कहीं ना कहीं कोई कारण से हुआ है। सही बात है। सो आर वी, इज इट दैट वी आर कैरिंग ऑन दैट डिजायर एंड द पर्पस व्हिच वी हैव बीन गॉट इनटू? पॉसिबली दैट इज वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज द अदर रीजन बीइंग कि भाई एनवायरनमेंट तो एक जैसा ही था, दोनों ने देखा कि भाई बाप शराब पी रहा है, लेकिन बिकॉज माई ब्रेन वॉज वायर्ड स्लाइटली डिफरेंटली, बिकॉज ब्रेन का वायरिंग एकदम मैच टू मैच तो किसी दो उसका हो ही नहीं सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल ओनली, कि वहां से माई ब्रेन गॉट इनटू अ कॉन्शियस शॉक आ गया, कॉग्निटिव शॉक, कि अरे मैंने तो वेस्ट होते हुए देख लिया लाइफ को। अब ब्रेन कहता है जी नहीं, तुम्हें अपनी लाइफ को ऐसे वेस्ट नहीं करना है। कहीं पे भी, एनीवेयर, व्हेन द ब्रेन गेट्स अ कॉग्निटिव शॉक ना, वो काफी चेंज होता है। एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स सिंपल टॉक थेरापीज, मैंने एक चीज आपको कह दी और आपने कहा अरे यार ये बात तो श्वेता ने बराबर कर दी, दैट इज कॉल्ड साटोरी। जापानीज टेक्निक में उसको साटोरी कहते हैं, कि यू गॉट एन इनसाइट। आई वेंट थ्रू केंशो, द डीपेस्ट ऑफ द पेन, मेरे पेन से आपको इंसाइट आ गई, और ब्रेन ने कहा जी हाँ ये श्वेता ने जो करा ना वो मुझे रिपीट नहीं करना है, एंड दैट्स इट, चेंज हो गया। जो हम पहले कहते थे ना जी 66 डेज लगते हैं, जी 21 डेज लगते हैं, माइक्रो हैबिट, ब्रेन को स्ट्रक्चरल पाथवे बनाने में इतनी मशक्कत होती है। देयर इज अ न्यू स्टडी विच इज कम एंड विच इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। ये कहता है कि जी जिस दिन डिसाइड कर लो ना, सेम डे पे आप वायरिंग चेंज कर सकते हो। हाँ। और क्या तरीका उसका थोड़ा सा बताएं। It has to come as a shock. It has to come as a real, कि अरे ये, it has to really hit you hard. तो if it hits you hard, the brain immediately changes the course. वो छोड़ो, आज ही मैं हार्वर्ड का एक 100 पेशेंट्स का स्टडी आया है, बहुत ही सुंदर फैसिनेटिंग स्टडी। ये मुझे ज्यादा फैसिनेट करता है क्योंकि मैं अपने आप से इंट्यूटिवली इस प्रोसेस को कर रही थी। व्हेन द पेशेंट कम्स ना, मुझे कुछ एक, आई हैड सम गट इश्यूज, सो मैंने बहुत सारे बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इसको उसको दिखा दिया, नथिंग वाज वर्किंग। देन आई टोल्ड माय गट, आई सेड यार प्रॉब्लम क्या है तेरा, शांति से क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि जब तक ये शांत नहीं बैठेगा कुछ शांत नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तो डायरेक्ट कनेक्शन है, राइट? सो अब आप सोचो, कॉन्स्टिपेटेड माइंड बोलेगा नहीं जी मैं ब्लिस में हूँ, हो ही नहीं सकता है। सो देन आई स्टार्टेड टू टॉक, लिटरली टॉक टू द गट, एंड आई सेड दैट लुक, आई एक्नॉलेज यू, यू आर वेरी गुड, एंड जो हमारी किताब आने वाली है हरिओम स्माइल्स के जो ऑथर के साथ, मोनिका सिंगल जी, उनका तो पूरा इस पूरी उस पे हीलिंग का सिस्टम चलता है, दैट
gratitude to every single organ. So मैंने उनसे बात करी. I started to talk to my intestine and say that look, you have to get better because I can't run. मैं इतने countries travel करती हूँ, इतना ये है वो है. You have to somehow make me fit. And in this study, Harvard का, आज ये मैं कर रही थी कुछ सालों पहले, Harvard के study में बताया गया that the patients who acknowledge and talk to their organs get well faster than the people who don't. Wow. So just fascinating, right? ऐसा ही एक स्टडी आया where two separate था, ये MIT के उसमें है. So 2 separate group of patients थे. एक patient को ICU में सारे भर्ती थे, दूसरे वाले भी ICU में थे, लेकिन इस patients के relatives को उनको कहा गया कि हम रोज patient के लिए prayer करेंगे and we will all visualize that the patient is getting better, whatever the condition be. And दोनों critical थे. So दोनों groups में match किया गया था. और एक patient को कहा कि जी हम कुछ भी नहीं करेंगे, you don't have to focus on the patient at all. यहाँ पे statistically significant and startling changes आए. Where the prayer was there, people started to get better. Which means कहीं ना कहीं the frequency of speaking, the frequency of your prayer, the frequency of what you are doing is influencing your body. बिल्कुल बिल्कुल. And your brain. बिल्कुल. इसी पर एक सवाल ये भी निकलता, आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, जो बड़ी पॉपुलर बुक है हील योरसेल्फ, मैं उनके राइटर को भूल रहा हूँ, तो उन्होंने तो बड़े डिटेल में बाकायदा लास्ट में बताया कि किस किस बीमारी का आपके किस किस इमोशन से क्या कनेक्शन है, उसका साइंस क्या है. बहुत ही बढ़िया. I'm also forgetting the author's name, but it's a beautiful book. And talk to your body also. And उसी में पूरा system ये है कि अब for example low back, the persistent low back pain है या persistent shoulder pain है, तो shoulder pain जिसको रहता है कि भाई आप दुनिया का पूरा बोझा लेके बैठे हो, you are emotionally so distressed. अब low back pain है, that means कि आपकी life में you are struggling, you are slogging, and that is the reason why the emotion is getting stored. So yes, certain ways में mind, brain और body की एक एक्सिस है, साइको न्यूरो फिजियो इम्यूनो एंडोक्रिनोलॉजी. रैपर के जैसे साइको न्यूरो फिजियो इम्यूनो एंडोक्रिनोलॉजी, मजा आता है. सो इट स्टार्ट्स विद द माइंड, इट गोज टू द ब्रेन, इट गोज टू द बॉडी एंड इट गोज टू योर हार्मोन सिस्टम. तो ये एक पूरी एक्सिस है. तो एवरी सिंगल इमोशन कैन बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी. हाँ, क्योंकि जब मैं कुछ गैस्ट्रो का इशू मुझे भी था, तो मैं जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि क्या आपको कोई एंजाइटी है या ओवर थिंकिंग है. तो मैं हैरान हो गया, उस वक्त मुझे नहीं पता था, हो सकता है मेरी नासमझी हो. मैंने कहा इससे पेट का क्या लेना देना. फिर उन्होंने मुझे बताया कि अगर हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये एंग्शियस हैं किसी बात को लेके, तो उससे कैसे हमारा स्टमक अपसेट होता है, उसका क्या कनेक्शन है. सो गट ब्रेन एक्सेस होती है, और गट ब्रेन एक्सेस पे तो काफी काम हो रखा है. सो हमारा जो गट होता है उसमें कुछ केमिकल्स बनते हैं, और वो केमिकल सरप्राइजिंगली गट नहीं बनाती है, गट के बैक्टीरिया बनाते हैं. और गट के जो बैक्टीरिया होते हैं, और जो हमारे पूरे 30 ट्रिलियन सेल्स में से इक्विवेलेंट उतने ही बैक्टीरिया मौजूद है हमारे साथ, उन बैक्टीरियो का 40% ऑफ द जीन इन्फ्लुएंसेस ऑल अवर केमिकल्स. सो दैट इज अ ह्यूज दिस कि भाई हम जिंदा ही उनकी वजह से हैं टेक्निकली. सो वो सारे जितने भी गट के बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम माइक्रोबायोम कहते हैं, उस माइक्रोबायोम की जो हेल्थ है ना, वो हमारी काफी हद तक मेंटल हेल्थ डिसाइड करती है. सो वहां से सीरोटोनिन बनता है, वहां से शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आते हैं, पूरी गट की लाइनिंग बनती है. तो जो हमारे माइक्रोब्स, उसको हम जो खिलाते पिलाते हैं, और उसकी तंदुरुस्ती से हमारे गट ब्रेन एक्सेस का ऑपरेशन होता है. अब सिंपल, मैंने भी एक स्टूल टेस्ट कराया था, और ये हमने एक ट्रायल किया था कि जितने भी हम माइक्रोबायोम है, उसके साथ साथ हम ब्रेन के QEG या स्कैन को कंपेयर करें कि यहाँ पे अगर माइक्रोबायोम ठीक नहीं चल रहा है तो ब्रेन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है. एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग दिस, आई विल टेल यू माय स्टडी रिजल्ट्स. तो मैंने जब अपना स्टूल एग्जामिनेशन करा और माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी देखा, 0 to 8 का स्कोरिंग होता है. डाइवर्सिटी मीन्स क्या, कि कितने सारे हैं, किस किस प्रकार के हैं, क्या क्या केमिकल्स बनाते हैं. तो 0 to 8 में शॉकिंग मेरा 0.5 ही आया. आई वॉज लाइक, और सबसे बेस्ट जो मेरी टीम में एक पर्सन है, उसका 6 आया. मैं कहा यार तुम क्या करते हो कि 6 डाइवर्सिटी, ऐसा क्या कर लिया तुमने. एंड देन आई स्टार्टेड टू रीड अबाउट इट. डाइवर्सिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है. तो करना क्या चाहिए, तो सबसे पहला कि रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, अ लॉट ऑफ वैरायटी इन योर डाइट. 50 to 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स होने चाहिए आपके हफ्ते में. 50 to 60. उसमें मैंने सुना कलर भी अलग अलग होने चाहिए, क्रूसीफेरस भी होने चाहिए, नॉन क्रूसीफेरस भी होने चाहिए. तो अब मैंने कहा यार ये तो बड़ा वो है. आई केम होम, आई टोल्ड माय मेड ये भी चेंज करो, वो भी चेंज करो. बोले मैडम को क्या हो गया. मैंने कहा अब 50 तो मिनिमम करेंगे. फिर मैंने सिंपल सा फॉर्मूला निकाल लिया, 11 सैलड, 22 सैलड, 33 सैलड, आइटम 33 गिन के डाल दो, सो दैट यू नो दैट दिस इज हाउ इट इज. प्रोसेस फूड कम करना है,
ऑर्गेनिक खाना है, चलना है, वॉकिंग, बेयरफुट, दैट ऑल्सो डिटर्मिन्स योर गट माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी। गार्डनिंग जो करते हैं उनके गट माइक्रोबायोम की हेल्थ अच्छी होती है, बिकॉज दे टच द मड एंड देन देयर इज ऑल्सो बैक्टीरिया इनटू दैट, यू नो। जो सेम फैमिली में रहते हैं उनकी गट की माइक्रोबायोम सेम होती है। आप जिन फ्रेंड्स और फैमिली से मुलाकात करते हैं, योर फ्रेंड्स ऑल्सो डिसाइड योर गट माइक्रोबायोम। सो इनडायरेक्टली आप जिन जिन के कॉन्टैक्ट में रहते हैं वो सब आपके गट पे इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड दैट्स व्हाई ब्रेन पे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यू नो गट इज अ पांडोराज बॉक्स। आपकी सारी बातें सुन के मैं एक बात कहने से रोक नहीं रहा कि हम लोग सभी कितना बेहोशी में लाइफ गुजार देते हैं ना, कि ऐसे ही चल रहे हैं, रैंडमली जी रहे हैं। जब आपकी सारी बातें मैं आधे पौने घंटे से सुन रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि हम एक फ्रिज भी खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल गाइड आती है, लेकिन इंसान जब पैदा होता है तो कोई मैनुअल गाइड उसके साथ नहीं आ रही है। Absolutely, और हमें पता ही नहीं कि अच्छा हमारे साथ जो हो रहा है क्यों हो रहा है, हमारा पेट क्यों खराब है, हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं। आप जैसे बता रही हैं कि हम क्या खा रहे हैं, ये हमारा मूड डिफाइन कर रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जो हम कंज्यूम करते हैं, भले वो कंजम्पशन खाने की है या जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारे दिमाग को या शरीर पर क्या असर डाल रहा है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड सबलिमिनल इन्फ्लुएंस, उसको हम सबलिमिनल इन्फ्लुएंस कहते हैं। जो भी मैंने कंटिन्यूअसली सबकॉन्शियसली देखा वही मेरी फिर पैटर्न बन जाती है, क्योंकि कॉन्शियस तो सो रहा है, जैसे हमने कहा, वो तो बेचारा आउट ऑफ सीन ही है, आलसी है वो तो जाने दो, करने दो, यू नो। सो वहां पे सबकॉन्शियसली जो भी व्हाटएवर आई एम, एक सिंपल स्टडी किया गया था। देयर वाज एड्स, जो ये अभी इंस्टाग्राम वगैरह एड्स पॉपअप होते हैं ना, तो एक सर्टन ग्रुप को फॉलो किया गया कि उनको बार बार हम बर्गर का ऐड देंगे, एवरी सेकंड डे, थर्ड डे बर्गर विल पॉपअप, बर्गर। और हम देखते हैं कि कितने टाइम के बाद वो रह सकते हैं और बर्गर ऑर्डर करते हैं। 90% ऑफ द पीपल बाय द थर्ड डे ऑर्डर्ड अ बर्गर, क्योंकि वो बार बार सबलिमिनली इट वाज पॉपिंग। और ये पूरी जो एड साइकोलॉजी है, पूरा जितना भी आजकल बिजनेस चल रहा है, जो भी, अब जैसे फॉर एग्जांपल कल मैं स्विगी पे कुछ ऑर्डर कर रही थी, ऊपर फिर से एडवर्टाइजमेंट, मतलब हर वो एडवर्टाइज आप कॉन्शियसली नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियस तो 11 मिलियन बिट्स पर सेकंड जा रहा है अंदर, 11 मिलियन बिट्स पर सेकंड। कॉन्शियस इज ओनली 50 बिट्स पर सेकंड। सो टेक्निकली मुझे पीछे वाला कैमरा क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब कुछ पता होता है इन द सबकॉन्शियस, लेकिन आई एम जस्ट, जैसे कहा, मधोशी बेहोशी, आई एम जस्ट इनटू दैट। तो क्या हम सभी अपने एल्गोरिदम के बाय प्रोडक्ट हैं? यस कि हम क्या देख रहे हैं और हमें क्या, क्योंकि अब सभी सिस्टम को पता है कि आपके टेस्ट क्या है, आपकी थिंकिंग क्या, आप राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, आप कैसा खाना पसंद करते हैं, कैसे वीडियोस देखते हैं, वो आपको वही दिखा रहा है। और अब एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है कि तुम और क्या बनो। यस, वेरी ट्रू, एंड दैट वाज द फियर, राइट? जब ये सब कुछ बाहर था तब ये ही फियर था कि स्लोली द मैन इज गोइंग टू बी मोर ऑटोमेटेड देन अ मशीन। हाँ यही बात थी, बिल्कुल, और यही हो रहा है। मैं बहुत इजीली ट्रिगर कर सकता हूँ। अब मैं MIT में गई थी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, यू नो, आई वेंट टू अ कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पे एक प्रोफेसर मिल गए जो पहचान के थे, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर श्वेता मैं दिखाता हूँ, कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा बन रहा है। तो एक छोटा सा डब्बा था और सब लोग अब मिलके बात कर रहे थे, and he says just wait, listen to the conversation of the people that they are doing. Normal casual सा conversation हो रहा था, और वो डब्बा सब कुछ ले रहा था, that was like a receiver and was taking all the recordings. Then I went to his lab and then he put it up into a recording graph. It will predict कि next बंदा जो भी यहाँ बैठा था वो किसको वोट देगा। Just out of normal conversations, it will decipher कि आप क्या सोचते हो, and it will predict कि आपका next voting क्या होगा। क्या बात है। So imagine, you know, it's such a, I mean, it's fascinating कि psychologically, neurologically आप कितने influenced रहते हो with all the things happening around you. आपने मैनुअल की बात करी थी, तो आईफोन जो आता है ना, वो एक मैनुअल के साथ आता है, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। कोई नहीं है। उसमें लिखा है कि 5 मिनट से ज्यादा यूज नहीं करना होता है, नहीं करना होता एक साथ, all together at once, don't use it for more than 5 minutes. It is a radiation hazard. लेकिन हम मैनुअल को 5 मिनट भी यूज नहीं करते। अब मैनुअल और ये क्या है ना कि वो एक जोक है ना कि एक स्मोकर था, उसने कहा जी हाँ, स्मोकिंग इज सो मच इंजूरियस टू हेल्थ, मैंने सब कुछ पढ़ा, हाँ स्मोकिंग से तो कैंसर होता है, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, फिर मैंने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? पढ़ना। स्मोकिंग नहीं छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया। So ये ऐसी वाली है, because comfort, you know, again, no, it's okay. So I ignore the stimuli which is putting me into a conscious effort. तो मैं वो सारी स्टिमुलस को बाहर निकाल दूंगी जो मुझे कुछ एफर्ट करना होगा, और वही पीक परफॉर्मर, वही सक्सेसफुल पर्सन, वही बिलियनर, मिलियनर, जो भी आप बोलो, उसकी ये एक ही सीक्रेट होती है कि जहां वो उस ब्रेन को वहां पे पकड़ लेता है,
ऑटोमेटिक प्रोसेस से हटा देता है, अपना काम हो जाता हाँ, है। एलन मस्क से किसी ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में पूछा कि आप मतलब कितना इंटरनेट यूज करते हैं, कितनी देर मोबाइल पे रहते हैं, कहते हैं बहुत ज्यादा। उन्होंने पूछा कितना ज्यादा, कह रहे हैं बहुत ज्यादा। फिर पूछा कितना, कह 60 मिनट्स पूरे दिन में। पूरे दिन में, और उससे वो बहुत ज्यादा मान रहे हैं। हाँ, इमेजिन। इससे पता चलता है कि वो आदमी कितना प्रोडक्टिव है, उसकी नजर में टाइम की क्या वैल्यू है। और कॉमन आदमी बैठे बैठे 2 घंटे रील देख रहा है, उससे कुछ आइडिया ही नहीं। एक होता है इंटरनेट और एक होता है इंट्रानेट। बहुत बढ़िया। आपने इंट्रानेट में कितना खोजा, वहां से आपकी सारी वो होती है। मैं हमेशा हर उसमें कहती हूँ कि मैं प्रिपेयर कुछ करती हूँ, लेकिन जब भी इंटेंशन के साथ बैठते हैं तो डाउनलोड अपने आप होता है। इट इज ऑलवेज अ डिवाइन ग्रेस विच वी हैव टू इन्वोक। देखो, इसीलिए हमारे एंशिएंट विजडम में गुरुकुल हुआ करते थे। पूरी जो हमारी एंशिएंट विजडम की पूरी जो सिस्टम थी ना, बहुत ही इंटरनल से एक्सटर्नल वाली थी। अब हम एक्सटर्नल से इंटरनल तो जा ही नहीं पा रहे हैं कि एवरीथिंग इज विद इन यू। सारे जितने भी टोटल, जिसको हम समष्टि मन भी कहते हैं, टोटल माइंड कहते हैं। अब हम इतने से माइंड में हमारे उसमें वो रहते हैं। पहले के ज़माने में उनको फिजिक्स भी आता था, केमिस्ट्री भी आता था, बायोलॉजी भी आता था, सब कुछ एक अलग लेवल पे आता था, हालांकि कोई टीचिंग सिस्टम ही नहीं था। सो हमें हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ इंट्यूशन, एंड दैट्स व्हाई वी हैव कम आउट विद अ प्रोग्राम कॉल्ड T1 सुपर माइंड क्लब। कि भाई जैसे Formula 1 होता है ना, अपने Formula 1 गाड़ी दौड़ाता है, ब्रेन की T1, हमें ब्रेन की गाड़ी दौड़ानी है टॉप 1% बच्चों के लिए। तो 15 to 17 में प्लास्टिसिटी पीक कर जाती है। इट्स लाइक एट द टॉप। आप वहां पे थोड़े थोड़े इनको ये सारे गाइडेंस दे दो कि भाई कॉन्शियस माइंड को कैसे इन्वॉल्व करोगे, इंट्यूशन कैसे बिल्ड करोगे, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करोगे, सेल्फ डाउट से कैसे बचोगे। लॉट ऑफ द टाइम्स यू गेट कंज्यूम्ड इन द सेल्फ डाउट। और आपने जो सवाल पूछा कि जो मेरे पास स्टिमुलस आ रहा है, उस स्टिमुलस में मैं क्रिएटिव स्टिमुलस कैसे बनाऊंगा, अदरवाइज आई एम जस्ट कंज्यूमिंग। सही बात है। आप पूरी इंडस्ट्री भी देखो, कितने कंज्यूमर्स है और कितने क्रिएटर्स है। आप तो मीडिया इंडस्ट्री से है, यू विल बी शॉक्ड टू नो द डिफरेंस कि भाई 20% ही बेयरली क्रिएट करते हैं और 80% वही परेटो रूल वाला ही सीन है। 20% में भी जो कह सकते हैं कि बहुत अच्छे वाले 2% कुछ है होंगे, हाँ 1 to 2% होगा। हाँ, बाकी तो सारे कंज्यूम ही कर रहे हैं, क्योंकि वो सब सबकॉन्शियस उसी में पड़े हैं। अब आप कुछ भी क्रिएट करते हो तो फेल भी हो सकते हो, कुछ फेलियर है तो आगे आपको फिर और काम करना पड़ेगा। सी द मोमेंट द ब्रेन थिंक्स दैट ना कि मैंने ये कर लिया, उसके बाद जी मुझे रिवर्क करना पड़ेगा, उसके बाद जी और फेल होएगा, व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट मी, उसके बाद मुझे ये करना पड़ेगा, दैट्स इट। वो सोचता है अरे यार इतना बड़ा काम करना ही नहीं है। एंड दैट्स व्हाई द पीपल हु रियली क्रिएट अ डेंट इन द यूनिवर्स, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग बैक टू द थिंग कि वो पर्पस से ऑपरेट करते हैं। द पर्पस हैज टू फ्यूल। और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्कूलिंग सिस्टम, पेरेंटल सिस्टम, आपके देश की सिस्टम। अब इंडिया इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल। मेक इन इंडिया जब तक नहीं था रिवॉल्यूशन, कितने आविष्कार हुए थे, बट देन इट बिकम्स अ मूवमेंट। आज तो मैं कुछ देख रही थी, एक ब्यूटीफुल लॉकेट वेयर यू द एंटायर कॉन्वर्सेशन इज जस्ट ब्यूटिफुली एनकोडेड एंड देन इट विल गिव अ ब्यूटीफुल आउटपुट इनटू इट। इंडिया से आया हुआ है। सो मेक इन इंडिया हैज मेड अ रिवॉल्यूशन, राइट। वो कब तभी होता है, आपने क्या दिया, एनवायरनमेंट दिया, सबलिमिनल इन्फ्लुएंस दिए, हर जगह पे आपको एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट है, हर रोज आप उन सबको करते हुए देखते हो। अब कॉन्शियस माइंड कहता है जी हाँ मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। और एंटरप्रेन्योरशिप का 99% ऑफ द टाइम्स फेलियर निश्चित होता है। वो डेटा होता है हमारे पास, लेकिन फिर भी द पीपल हु स्टिल कीप ऑन वर्किंग ऑन इट, कहीं ना कहीं एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम एटलीस्ट वो एक चीज तो गेन करते हैं, एक्सपीरियंस, बिल्कुल बिल्कुल, लर्निंग। कहीं ना कहीं दे विल बी सेटिस्फाइड कि जी मैंने ट्राई तो कर लिया। सो आई स्ट्रांगली फील कि जो हमारी यंग जनरेशन है उनको ये सब कुछ डेटा के फॉर्म में सब कुछ ये करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब हम वूप, ये वो, और रिंग, ये रिंग, वो रिंग सब लेके पहन के तो बैठते हैं, कितने टाइम हम उस डाटा को समझते हैं? डेटा कंपनी समझती है, सही बात है, हम थोड़ी समझते हैं। सही बात है, सही बात है। So it is like giving that power to you, having that power to you. लेकिन इसमें श्वेता जी एक चैलेंज जो मुझे दिखता है ना कि किसी भी खास तौर पर यंगस्टर्स के लिए जो 18 से उनको की 24-25 साल के हैं, कि आप खुद क्या हैं आपको पता कैसे चलेगा। ये मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि कोई भी आदमी अगर उसकी कांस्टेंट एंगेजमेंट है, वो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा रहा है, फिर ऑफिस जाते हो गाड़ी में भी वो कुछ ना कुछ गाने सुन रहा है, फिर ऑफिस में जाके लगातार अपना टास्क कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, शाम को गाने सुन रहा है और आकर फिर वो स्क्रीन में लग गया। अगर आप कांस्टेंट एंगेज हैं, ये तो नौकरी वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, अगर आप स्टूडेंट है तब भी आप स्क्रीन में,
तो आप लाइफ से ब्रेक कहाँ ले रहे हैं, आप उस चीज से डिस्कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? जब तक डिस्कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप खुद सोचेंगे नहीं और पता क्या लगेगा कि मैं क्या हूं। तो ये जो एक लूप है जिसमें हम सभी फंसे हुए हैं, इसका क्या? ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा न्यूरो साइंटिफिकली भी बताऊंगी, लेकिन एक और स्टडी आया है, स्वीडिश स्टडी है, उसमें कहा है कि 2 वीक्स तक आप बिल्कुल डिवाइसेस यूज ना करें, 100% स्क्रीन ऑफ फॉर 2 वीक्स, यू विल गेन 2.8 years of your brain. वाओ, 2.8 years of your brain health, you will get it back. क्या Imagine. बात है। So मतलब आप जो भी ऐसे नॉन स्टॉप लेके जा रहे हो, ब्रेन में क्या करता है, इट कॉजेज समथिंग कॉल्ड द आइडलिंग रिदम। ब्रेन में आइडियली मॉड्यूलेशन होना चाहिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, हाई फंक्शनिंग बीटा आता है। जैसे ही मैं आंख बंद करके बैठूं, स्लो वेव अल्फा आता है। जस्ट बिफोर आई गो टू स्लीप, स्लो वेव थीटा आता है। एंड व्हेन आई गो टू स्लीप, डेल्टा आता है। अब ये सारे चारों के चारों वेव रोबस्ट होने चाहिए, करेक्ट अपने टाइम पे आने चाहिए, करेक्ट उसका पावर होना चाहिए। इट शुड बी मॉड्यूलर, कि अब जी मैंने रिलैक्स करना है ना, तो मेरा बीटा नहीं चलना चाहिए। जैसे ही बीटा चल गया, मैं सोने गई, मतलब एंजाइटी, मतलब इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही है। सो ये सारे के सारे वेव्स प्रॉपर चलने चाहिए। अब जब मैं ओनली स्क्रीन एक्सपोजर, वेयर आई एम नॉट एंगेजिंग विद द स्क्रीन, अगर स्क्रीन आपको सिखा रहा है, लर्न कर रहे हो, अलग चीज है। ये जैसे लोग अभी देख रहे हैं, वहां से सुनेंगे, कुछ चेंज होगा, विच इज ओके। अ स्क्रीन विच इज डेड, विच इज जस्ट गिविंग यू इंफॉर्मेशन पैसिवली, वो एक आइडल रिदम करता है। एक ही रिदम ब्रेन में, बस ऐसे 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 एक ही रिदम हो रहा है। बाकी के तो यूज इट और लूज इट, बाकी की सर्किट एंगेज ही नहीं है, और धीरे 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 सारा खत्म हो जाता है। In good old days, TV used to be called an idiot box. Why? Because it was giving this single rhythm. और आजकल तो Netflix को भी बड़ा परेशानी होने लगा है। I was reading that Netflix says that भाई इतने attention span में धीरे धीरे करके उन्होंने 40 मिनट की मूवी कर दी, 1 घंटे का वो कर, अब वो परेशान है। इनफैक्ट कोई एक प्रोड्यूसर को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब अपना पिच लेकर गए Netflix के पास, तो उन्होंने कहा कि तुम जो भी स्टोरी बनाओगे वो सेकंड स्क्रीन के हिसाब से बनाओ, क्योंकि फर्स्ट स्क्रीन लोगों की मोबाइल है। मोबाइल देखते हुए आदमी नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज देख रहा है, तब उसे समझ आ जाना चाहिए। फर्स्ट स्क्रीन वो नहीं है। वाओ, देखो सोचो, मतलब पूरा कैसे क्रिएटिव चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। अटेंशन स्पैन तो खैर कम होते ही जा रहा है। बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होने ही वाली है। देखो, आई डोंट सी दैट टेक्नोलॉजी इज बैड। मैं तो इनफैक्ट उस जनरेशन से आती हूँ, मेरे पास खुद का कंप्यूटर 25 years की मैं जब थी तब आया। इमेजिन, इट वाज लाइक अ बिग थिंग एट दैट टाइम टू हैव अ कंप्यूटर। इतने शॉर्ट टाइम में 20 years में कितना कुछ बदल गया। सो आजकल की जो न्यू जनरेशन है, वो तो टेक्नोलॉजी से आप उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे, लेकिन उसको पावर कैसे देना ब्रेन का, टेक्नोलॉजी को आप हटा नहीं पाओगे, जैसे वही चलेगा, लेकिन उनको ये सारा इंस्टिल करना, ये प्रोग्राम्स इंस्टिल करना कि जी क्या हो रहा है तुम्हारे ब्रेन में, ये ज़रूरी है। दैट्स वाई वी आर वेरी पैशनेट अबाउट आवर यंग प्रोग्राम्स की। ये जो T1 सुपर माइंड हम करने जा रहे हैं, वी वांट, एंड वी विल टेक ओनली ऑन एप्लीकेशंस, वी वांट चिल्ड्रन टू बी सीरियस, वी वांट पेरेंट्स टू बी सीरियस, लेकिन वी आर वेरी दिस कि हम साल में ऐसे कुछ कोहॉर्ट ऑफ बच्चे बनाएंगे जो डेफिनेटली विल चेंज द यूनिवर्स एंड वर्ल्ड एट लार्ज। तभी होगा। और ये बैलेंस, संतुलन हमेशा से चले आ रहा है, और हमेशा से एक पॉइंट आता है जब बैलेंस टिप ऑफ हो जाता है, एंड अगेन somebody has to रीस्ट्रक्चर इट एंड रीफॉर्म इट। श्वेता जी, एक और बड़ी हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है, वो है रिलेशन, है ना। और रिलेशन हम किससे कैसे निभा रहे हैं, या रिलेशन कैसे चल रहे हैं, दोनों लोगों की समझ पर, दिमाग पर है। लेकिन जैसे हम लगातार डिस्कशन में बात कर रहे हैं कि कोई भी आदमी कैसे रिएक्ट करता है, बहुत सारे फैक्टर्स को डिफाइन कर रहे हैं उसके रिएक्शन को। तो ये अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है कि हम समझें कि सामने वाला कैसे सोच रहा है। जैसे खास तौर पर अगर मैं मर्दों औरतों की बात करूं, कि आदमी का सोचने का तरीका अलग है, औरत का अलग है। तो आप हमारे लोगों को, दर्शकों को इस बारे में बताइए कि सबसे बड़ा चैलेंज, जो यूं कहूं कि कई बार आदमी औरत को नहीं समझ पाता है, लेडीज को लगता है कि मेरा हस्बैंड नहीं समझ पा रहा है या आदमी नहीं समझ पा रहा, वो कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से ज्यादा होता है? ब्यूटीफुल। और रिलेशनशिप तो मुझे लग रहा है फंडामेंटल प्रोसेस है हमारे सोसाइटियल उसका, और चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, इट इज बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, बच्चे और ये एम्प्लॉय बॉस, मतलब रिलेशनशिप, आई थिंक ट्रेनिंग और रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग शुड बी अ फंडामेंटल थिंग ऑफ ऑल आवर लाइफ्स। मैं तो इवन जो बच्चे मेरे पास 17-18 वाले आते हैं ना, मैं उनको कहती हूँ जी, कभी ब्रीदिंग सिखाया किसी ने?
बोले ब्रीदिंग, अब मैंने कहा ब्रीदिंग तो फंडामेंटल है. हैव यू लर्नड हाउ टू ब्रीथ? हैव यू लर्नड हाउ टू टॉक टू अ पर्सन? हैव यू लर्नड हाउ टू एंगेज इन अ रिलेशनशिप? अपने आप हॉर्मोन्स आ गए जी, सारा ये हो गया, आपने रिलेशनशिप कर दी, फिर 2-4 रिलेशनशिप टूटती है, फिर आप उसको लेसन लेते हो. बट इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ वे इन विच यू कैन ऑल्सो लर्न हाउ थिंग्स हैपन. और रिलेशनशिप का मैन वुमेन पे मैं आती हूँ, लेकिन एक डनबार करके साइंटिस्ट था, बहुत ही अच्छा उसने बताया कि आवर सोसाइटियल रिलेशनशिप और आवर एंगेजिंग रिलेशनशिप डिसाइड्स आवर कॉग्निटिव बैंडविड्थ. अब सोचो आपकी ब्रेन की क्षमता जो है वो कम से कम 5 लोगों से तो इमीडिएटली इन्फ्लुएंस होती है. सो द 5 पीपल इन योर लाइफ, इन योर इमीडिएट कॉन्टैक्ट आर द पीपल जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. 5 नंबर, ही गेव अ नंबर ऑफ 5. इनफैक्ट कोई ऑफिस 5, देन 15 मल्टीपल्स ऑफ 5 में 5, 10, 15, 25 ऐसे 150 तक का ही एक कोहर्ट होता है जिसको ब्रेन पूरी लाइफ टाइम में इन्फ्लुएंस कर सकता है. दैट इज द मैजिक नंबर दैट ही गेव. और वो सारे स्टडीज आए थे चिंपांजीज वगैरह के ब्रेन को स्टडी करते हुए. तो सबसे पहली रिलेशनशिप की ये है कि आपके आसपास के 5 लोग जो है ना, वो ऐसे नहीं होने चाहिए जो आपके ब्रेन को डाउन कर रहे हो. दे हैव टू बी स्टिमुलेटिंग योर ब्रेन. अब मैन ऑन वुमेन की ब्रेन की बात करते हैं. मैं कल ही किसी को बता रही थी, मैंने कहा इमेजिन कर लो फॉर अ सेकेंड कि 8 के 8 बिलियन जो है ना वो खाली मैन है, विमेन है ही नहीं है. सही बात है. क्या होगा? या 8 के 8 बिलियन ओनली विमेन है, मैन है ही नहीं है. सोसाइटी का क्या होगा? इनफैक्ट वियतनाम इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दैट. जब वॉर हुई थी, देयर वर सो मेनी मेन व्हिच गॉट किल्ड. द रेशियो बिटवीन द मेन एंड द वुमेन वाज हेवीली स्क्यूड. इतना सारा स्क्यू हो गया कि उनको होमोसेक्सुअलिटी बिकेम अ नॉर्म देयर, क्योंकि इतना इट वाज सच अ डेस्परेट सिचुएशन. बहुत खराब वो था. सो ऐसे बैलेंस, और नेचर ने कुछ ना कुछ बनाया है, सोच समझ के ही बनाया है कि हाउ दोनों के ब्रेन्स इतने डिस्टिंक्ट बनाए और इतने इंटरेस्टिंग बनाए. जोक में बोले तो मैन के ब्रेन में खाली क्रिकेट रहता है और वुमेन के ब्रेन में खाली शॉपिंग रहता है. दिस इज द हार्ड रियलिटी. बट एक्चुअली अगर न्यूरो साइंटिफिकली बात करें तो विमेन्स ब्रेन के जो दोनों पार्ट्स है ना, काफी कनेक्टेड रहते हैं. सो विमेन ब्रेन में क्या रहता है, अगर ये आपका ब्रेन रहता है तो दोनों की जो कनेक्शन में कॉर्पस कैलोजम होता है बीच में, दैट इज वेरी रोबस्ट. वो बहुत अच्छे से काम करता है. तो दोनों साइड की जो कनेक्शंस है ना, वो बहुत ज्यादा ओवर कनेक्टेड रहते हैं. सो दैट्स व्हाई दे कैन मल्टीटास्क. बट मेन का जो रहता है ना, वो मोनोफोकल रहता है, एक ही साइड ज्यादा काम करता है. तो मेन का काम था जी हंटर गैदरर, बस खाना ले आओ घर पे एंड खत्म. एंड इसीलिए मेन जनरली, अगर हम मेन के ब्रेन की बात करें तो मान लीजिए उसने क्लॉसेट खोला, वहां पे मोजे वहीं की वहीं पड़े हैं, लेकिन उसको दिखेंगे नहीं, बिकॉज हिज माइंड इज ओनली, हिज ब्रेन इज ओनली मोनोट्रैक्ट, मोनोफोकल. लेकिन विमेन बच्चे को भी हैंडल कर रही है, फोन भी अटेंड कर रही है, काम भी कर रही है, बिकॉज उसके ब्रेन में वो पॉसिबिलिटी है. और स्पीच का जो लोब होता है वो वुमेन में थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू मेन. अब रिलेशनशिप के एक दूसरे की समझ की बात करते हैं तो सेंसिटिविटी ऑफ इमोशंस विमेन में ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन एंड हार्मोन. मेन में वो सेंसिटिविटी कम होती है. विमेन इज सीकिंग लव एंड मैन इज सीकिंग रिस्पेक्ट. ये अगर हम समझ गए ना तो लाइफ का पूरा फॉर्मूला और इक्वेशन सेट हो जाता है. देयर वाज दिस ब्यूटीफुल बुक मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, राइट? वो थोड़ी सी सीरियस थी लेकिन एक बहुत ही सुंदर बुक है. व्हाई मेन लाई, व्हाई वुमेन कांट रीड रोड मैप्स एंड मेन, इट्स बाय मुझे एलन बारबरा एंड पीस, व्हाई वुमेन कांट रीड रोड मैप्स. ब्यूटीफुल बुक. उसमें उन्होंने एग्जैक्टली सेम तरीके से बड़े ह्यूमरस वे में बताया है कि अगर तो मैन विमेन को बोलने दे, कंटिन्यू रखो, जब तक बोलना है बोलो, डोंट इंटरप्ट, डू नॉट ऑफर सोल्यूशन. हाँ, क्योंकि सोल्यूशन ढूंढ भी नहीं रही, वो ढूंढ नहीं रही है, वो कथारसिस है, इमोशनल, वो वेंट आउट कर रही है, वो वेंट आउट कर रही है. अब अगर मान लीजिए कि कोका कोला को हम शेक करते हुए बोतल खोले और बस बोतल को वो खाली ढक्कन खोलना ही है, दैट्स इट. सो लेट इट फ्लो. थर्ड थिंग इज लव इज अ फंडामेंटल वैल्यू व्हिच हैज टू बी शोन एंड एक्सप्रेस्ड. अब मैन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ लव इज नॉट इम्पॉर्टेंट. दैट इज अ ब्यूटिफुल डिफरेंस, सो दैट्स व्हाई द वुमेन हैज टू गेट सम गिफ्ट, हैज टू गेट सम दिस, क्योंकि उसके लिए एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, उसके ब्रेन के फंक्शन के हिसाब से, उसके हार्मोन के हिसाब से. चौथी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि द वुमेन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ budgeting, of the finances, of the entire operational this
is very driven by the outcome, not by the inputs. अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर रूले वॉच होती है, एक्सपेंसिव कोई वॉच होती है, अगर मान लीजिए विमेन ने मैन को दे दी तो द मैन्स थिंग विल बी अरे बजट्स क्यों हो गया. हाँ. लेकिन विमेन वहां पे नहीं जाएंगे. उनका ये होगा कि अरे भाई माय एक्सप्रेशन ऑफ लव वाज दैट वॉच. सो ये अगर हम समझ गए ना कम्युनिकेशन के उसमें, एंड ऑलवेज हु wins the communication. We are always, communication में हम कैसे सोचते हैं कि winner कौन है. It is never about winning. बिल्कुल. It is, communication is never about who wins. Communication क्या करता है? अगर एक effective communication होता है, who is learning. That should be the purpose कि कोई भी कहीं पे भी जो भी communicate कर रहा हो. अच्छी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, Fortune 500 की कंपनी, जब बड़े बड़े डायलॉग्स होते हैं, बड़े बड़े negotiations होते हैं, बड़े बड़े ये होता है, very interestingly winning is never thought of. बिल्कुल. वो क्या सोचते हैं कि भाई मैक्सिमम मुझे इस पूरी उसमें what will be my learning out of this. So ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. बिल्कुल. और ये जो रिलेशनशिप की बात है, कहते हैं कि जैसे हमने पहले भी इसमें जिक्र किया कि आदमी जो बाय नेचर किया वो मोनोगैमस होता है, मतलब क्योंकि इसमें भी क्या हिस्ट्री जो है, जो जेनेटिक्स है, वो तो पॉलीगमी था. हाँ हाँ बिल्कुल. इट वाज ऑलवेज पॉलीएंड्री एंड तो इसकी क्या, इसमें आदमी का दिमाग या वो कैसे काम करता है, उसकी क्या हिस्ट्री बताइए. बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसको समझने की कोशिश करी है. बहुत सारे न्यूरो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी अपना दिमाग लगाया है कि पॉलीगैमस सोसाइटी हुआ करती थी एंड पॉलीगमी वाज सॉर्ट ऑफ द प्रिफर्ड दिस. देन ये स्लोली मोनोगमी आ गया. तो मोनोगमी और पॉलीगमी में फर्क क्या है, क्यों, विच वन इज इन्फ्लुएंसिंग द ब्रेन बेटर. पर मुझे लग रहा है कि जितने भी विश्लेषण हुए हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं सेफ्टी, साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड फिजिकल सेफ्टी, वहां पे आके बात रुक गई है. पहले के जमाने में जब पॉलीगमी हुआ करता था तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बढ़ गए. There used to be a lot of problem. फिर थोड़े जब तक थे तब तक इश्यू नहीं था. जैसे 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 सोसाइटी बढ़ती गई वो रेलेंटलेस हो गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. फिर ह्यूमन को लगा कि अरे अब तो सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज हो गई है. अब मुझे धीरे धीरे स्लोली आई हैव टू कम बैक टू मोनोगमी. सो मोनोगमी सिस्टम वाज फॉर्म फॉर सेफ्टी कि भाई हाँ, एक बंदे के साथ मेरे साथ हमेशा आई विल बी सेफ, my all emotions are safe, my physical this is safe. So slowly that became the brain's wiring eventually, but still in certain cultures it is still practiced, in certain cultures. लेकिन ये जो ह्यूमन नेचर है बेसिकली, भले ही ये कहीं कि जो हमारे जीन्स में जेनेटिकली जो है, क्या उसमें शादी का इंस्टीट्यूशन या यूं कहूं कि एक आदमी से आपका फिजिकल रिलेशन है, क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? थोड़ा सा है, बिल्कुल है, क्योंकि वो उसका डिजायर ड्रिवन वो नहीं है. बट देन सेफ्टी की बात आ जाती है. सेफ्टी ऑलवेज विंस, राइट. आप कोई भी गाड़ी खरीदते हो तो सबसे पहला क्या पूछते हो जी, एयर बैग है कि नहीं है, एयर बैग खुलेगी कि नहीं. ये नहीं पूछते हो कि भाई सीट कितनी कंफर्टेबल है. सेफ्टी इज ऑलवेज ऑन योर कार्ड, ऑलवेज ऑन योर माइंड. तो यहाँ पे आके डिजायर वर्सेस सेफ्टी की जब ये गेम आती है ना, तो वो डिजायर देन गेट्स इनटू बैक सीट. कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज तो है इसमें. है, इट इज बिकॉज दैट इज हाउ द ब्रेन ऑपरेट्स. ब्रेन का वैरायटी, जैसे हमने कहा ना, वो मोनोटोनी से तो वो हो जाता है. देयर इज नो दिस इनटू इट. और इमोशन का भी कैसा है ना, इमोशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. इमोशन कभी भी जो फ्लैट हुए ना, जैसे ही फ्लैट इमोशन हो गया, क्या हो गया आपका, लो मूड परसिस्टेंट हो गया, डिप्रेशन हो गया. परसिस्टेंट वरी हो गया, क्या हो गया, एंजाइटी हो गया. तो इमोशंस को भी ऊपर नीचे ऊपर, मजा उसी में है. समटाइम्स यू आर फियरफुल, sometimes you are happy, sometimes you are sad, sometimes you are surprised. So इसीलिए surprises पे लोग क्यों इतना अच्छा होता है, because a rush of chemical comes in, and every single time the rush of chemical comes in, brain is rewiring. So emotional upheavals, ऊपर नीचे emotion, वो भी एक part of brain's wiring process है. अब बच्चा आ गया, नया बच्चा, happy again, because a father also gets a burst of hormones, mother also gets a burst of hormones. Oxytocin is at the peak जब आप bonding करते हो, और oxytocin, so brain got a new environment to thrive. Now the brain again rewires into another this. So ये ऐसे ही चलते रहता है. लेकिन ये एक रिलेशन में एक चैलेंज मैं और देखता हूँ, उसको डिटेल में बताइएगा कि उसके पीछे का साइंस क्या है. कि जैसे मैंने एक बार खुद भी लिखा था कि जनरली कि अगर आप मार्केट जाएं, कोई रेड कलर का ब्लेजर लेने ही जाएं, आपके दिमाग में एक सर्टेन कलर है, एक फैब्रिक है, फिर आप देखते हैं कि यार उस पे कहीं एक लोगो भी लगा कंपनी का. लेकिन अगर आप बाकी चीजों से ओके हैं तो आप लोगों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है. लेकिन हम ये ह्यूमन रिलेशन में क्यों नहीं करते?
हम वहाँ क्यों सामने वाले को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ही देना चाहते हैं? कि हमें लगता है कि यार बंदा सेंसिटिव है, केयरिंग भी है, पैसे भी ठीक कमा रहा है, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है कि यार ये बोलता बहुत है, यार ये हमें लगता है कि ये थोड़ा एरोगेंट है। तो हम ह्यूमन से जब डील करते हैं तो उनको ये बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों नहीं देते हैं कि ठीक है यार 8 चीजें ठीक है तो खराब हुई तो क्या, वह हम क्यों सोचते हैं 10 आउट ऑफ 10 जब इसको मिलेंगे तब ये पास होगा वरना नहीं होगा। और वही तो अपेक्षा दुख की सुरक्षा, हाँ, वहीं से तो सब गड़बड़ हाँ, शुरू होती है। हाँ, एंड द ब्यूटीफुल थिंग ये होता है कि मुझ में देखो, हम पहले कि मुझे तो तुम कंसेशन दे दो, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, हाँ, तुम्हें। और मेरा जैसा है ना वो आपको एक्सेप्ट करना होगा, हाँ, लेकिन यू हैव टू आपको फिट होना है। हाँ, आपको या हरिश्चंद्र बनना है। एब्सोल्युटली नहीं, ये एक साइकोलॉजी है। दिस इज द वे इन विच द ह्यूमन इज वायर्ड आल्सो, कि भाई मुझे जो सी नाउ अनफॉर्चुनेट थिंग क्या हो गया ना, जैसे 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 न्यूक्लियर फैमिलीज, अब मैं भी आई एम अ सिंगल चाइल्ड, राइट? जब आप एक ही उसमें होते हो, सब कुछ आपके पास होता है, योर प्रोडक्ट इज योर्स, आपके पास सब कुछ आपका है, तो आपने हमेशा अपनी मनमानी करी है, आपने कभी गिविंग सीखा ही नहीं है, लेट गो सीखा ही नहीं है, फॉरगिव सीखा ही नहीं है। सो स्लोली व्हेन न्यूक्लियर सब न्यूक्लियर हो जाता है ना, माइंड बड़ा ही डिमांडिंग बन जाता है। अब आपने जी मेरा बेस्ट, मान लीजिए कि मेरा बेस्ट बैग था, वो मेरे लिए ही था, मेरा जो बेस्ट गद्दा था मेरे लिए ही था, मेरी बेस्ट फोन मेरे लिए ही था। अब वो जैसे ही मैं रिलेशनशिप में करती हूँ ना, तो मेरा वो प्रोडक्ट वाला दिमाग हटा नहीं है, भाई तुम जो मेरे लिए आए, मान लो रिलेशनशिप, वो भी मेरे लिए तो बेस्ट ही होना चाहिए। यू हैव टू सर्व मी बिकॉज ऑल दीज थिंग्स केप्ट ऑन सर्विंग मी। भाई वो थिंग्स थे, बीइंग्स नहीं थे। हाँ। जैसे ही बीइंग आ गया, इनिशियली तो चल जाता है, 18 मंथ्स का तो एक्चुअली ब्रेन में भी अच्छा खासा हनीमून पीरियड होता है, लेकिन उसके बाद द रियलिटी हिट्स यू। तब आपको कई सारी चीजें लेट गो करनी पड़ती है, फॉरगिव भी करनी पड़ती है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी करनी पड़ती है, एक्सेप्टेंस करना पड़ता है। वहां पे ब्रेन को दिक्कत आना शुरू हो जाता है। तो आपको लगता है कि चूंकि बाकी सारी चीजें लोगों को इंस्टेंट मिल जाती हैं, कि आपने खाना ऑर्डर कर दिया इंस्टेंटली आ गया, कपड़े मिल गए, लेकिन रिलेशनशिप में कुछ भी इंस्टेंट नहीं है। यहाँ आपको कड़छी हिलानी पड़ती है सामने वाले में, तभी वो सब्जी तैयार हो गई। और वो इन्वेस्टमेंट भी है, राइट? इन्वेस्टमेंट भी एवरी डे यू हैव टू इन्वेस्ट अ लिटिल कंपाउंडिंग होता है। उसका जो आउटकम है वो इमीडिएट नहीं आता है। तो रिलेशनशिप हैंडलिंग, रिलेशनशिप में इमोशनल हैंडलिंग, वो कहीं ना कहीं इट्स एन आर्ट ऑल्सो एंड इट्स अ साइंस ऑल्सो। तो श्वेता जी ये बताइए, जो सारी बातचीत हमारी निकली है उससे पता चलता है कि दिमाग इंसान के पास इकलौती चीज है जो उसको राजा भी बना सकता है और भिखारी भी बना सकता है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा रिलेशन भी तैयार कर सकता है और आपको खराब रिश्ते भी दे सकता है, ये आपकी सेहत भी अच्छी कर सकता है आपको। तो लेकिन हम दिमाग को अब्यूज भी करते हैं बहुत तरीके से, हम अब्यूज ही करते हैं ना। तो अगर आपको सलाह देनी हो, आप लोगों को देते भी हो, कि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपको, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, कि सबसे कीमती तोहफे को जो ऊपर वाले ने हमें दिया है, इसे कैसे हैंडल करना है ताकि एक सुंदर जिंदगी हो, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? ब्यूटीफुल, सबसे बेहतरीन तोहफा है, उसमें तो कोई दो राहें नहीं है। बिकॉज इमेजिन करो आपकी लाइफ विदाउट अ ब्रेन, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, है ही नहीं, होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। हम और जानवरों में फर्क क्या है? और वो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का बिल्डिंग है ना, वही हमारे और जानवर में, कि हमें चॉइस दिया गया है। वी हैव टू एक्सरसाइज दोज चॉइसेस वेल। सुबह उठते ही हमारा चॉइस शुरू हो जाता है। सबसे पहला फोन हाथ में आया कि भाई 5 मिनट मैंने बैठ के आराम से ब्रेन को थोड़ा सा कूल ऑफ पीरियड दिया। सबसे पहला मैंने कॉफ़ी हाथ में लिया, मैंने न्यूज़पेपर हाथ में लिया कि मेरा टास्क क्या करना है लिया। लाइफ इज ओनली ड्रिवन बाय द चॉइसेस। अब वो चॉइस, वो फ्री विल बोलो, उसको डिसीजन पावर बोलो, उसको आपकी पर्पस बोलो, जो भी बोलो, वो चॉइस जैसी जैसी आप दिन दिन में करते जाते हो, हफ्ते हफ्ते में करते जाते हो, महीने महीने में करते जाते हो, साल में करते जाते हो, दैट कन्वर्ट्स इनटू योर लाइफ, दैट कन्वर्ट्स इनटू योर आउटकम ऑफ लाइफ, So what is it that you have to do with this beautiful gift is start choosing better for yourself. तो सुबह का दिन की शुरुआत कैसे करें? सबसे पहली इज सन सैल्यूटेशन, सूर्य अर्घ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट सनलाइट इज द सर्केडियन। कुछ आई थिंक देयर वाज अ डेटा व्हिच वाज सेइंग कि कुछ मिनटों में अगर सन भी चला गया तो लाइफ विल बी फिनिश्ड, व्हिच मींस उस लाइट में कुछ ना कुछ समथिंग इज देयर व्हिच इज कॉल्ड एंट्रोपी। इनफैक्ट हम जो खाना वाना भी खाते हैं ना, तो वो एंट्रोपिक पावर, वो शक्ति उसमें जाती है, एंड दैट्स हाउ यू गेट दैट पावर, बिकॉज इट इज इग्नाइटिंग द फायर विद इन यू, राइट? तो वो 5 मिनट कम से कम सूर्य अर्घ करो, उसके बाद 5 मिनट बैठो, क्योंकि आप डेल्टा डीप स्लीप में थे, वहां से आप धीरे धीरे आगे आए हो। सो नाउ यू हैव टू अलाउ योर ब्रेन टू बी सिंकिंग इन दैट स्लो रिदम। उस टाइम पे विजुअलाइज करो आपका दिन कैसा जाएगा, अगला दिन कैसा जाएगा। एक छोटा सा नोट पैड लिखो, टू डू टास्क करो। नेवर रश्ड मॉर्निंग
इज नेवर अ गुड आइडिया फॉर अ ब्रेन। आराम से करो, अपना थोड़ा टाइम लो, 90 मिनट्स तक कॉफ़ी नहीं लो, अपनी एक्सरसाइज वगैरह जो भी करना है कर लो। हमने इसीलिए पूरा एक सिस्टम बनाया है जिसको हम मूवर्स कहते हैं। M फॉर मेडिटेशन, O फॉर ऑक्सीजनेशन, V फॉर विजुअलाइजेशन, E फॉर एक्सरसाइज, R फॉर रीडिंग समथिंग पॉजिटिव और अफर्मेटिव, एंड S फॉर स्क्राइबिंग, राइटिंग आउट विच इज नॉट सर्विंग यू। इस पूरी साइकिल में 5-5 मिनट ही इन्वेस्ट कर लो, ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन आपकी पूरे दिन की ये दिनचर्या सेट हो जाएगी। एंड लास्ट में, आखिर में, ग्रैटिट्यूड जरूर करना है। ग्रैटिट्यूड इज अ मैसिवली इजी रीवायरिंग प्रैक्टिस मेरे हिसाब से। दिन में कुछ अच्छा भी गया, ग्रैटिट्यूड, नहीं भी अच्छा गया, ग्रैटिट्यूड। सो इसको संभालने के लिए कोई एक्सपेंसिव गैजेट्स की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट चीज तो ये है, मान लीजिए आपको आपके स्किन को ठीक करना है, स्किन शाइनिंग चाहिए, तो फिर भी आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास और कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, कुछ बोटॉक्स, ये वो 50 चीज़ें आती है, वो सब करनी पड़ेगी। लेकिन ब्रेन को करने के लिए आपको कोई फैंसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ब्रीदिंग, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, योगा, और काम खत्म हो गया। बिल्कुल। और थोड़ा बहुत म्यूजिक, अच्छा बाइनोरल बीट्स जो हम एकेडमी पे बनाते हैं, लिमिटलेस ब्रेन एकेडमी हैज टन्स ऑफ रिसोर्सेज फॉर दैट। सो बस इतने में तो काम हो गया। तो आपका कहना है कि जिस दिन में आप अपने आप को झोंकने वाले हैं, उससे पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए। उस दिन में एंटर करने से पहले। ऐसा नहीं कि उठे हो, फिर आधा घंटा आपने टॉयलेट में बैठ के मोबाइल देखा और फिर आप फटाफट नहाए, तैयार हुए। वो क्या हो गया? सबकॉन्शियस। वही झोंकने से पहले वो क्या हो गया? यू आर जस्ट सबकॉन्शियसली, मतलब ऑटोमेटिक, ऑटो पायलट। आपको तैयार करना पड़ेगा अपने आप को दिन के लिए। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और फिर सोने से पहले क्या, उसी तरह हमें सोने से पहले भी अपना आधा पौना घंटा कॉन्शियसली देखना है कि हम उस नींद में जो जा रहे हैं किस मूड में कैसे जाएं। एब्सोल्युटली, क्योंकि वहां पे आप कोई भी प्रोग्राम डाल सकते हो जो आपको करना है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। देखो, ये सिल्वा टेक्निक, थीटा टेक्निक, ये सारी टेक्निक्स कोई दे आर नॉट मैजिक, दे आर वेरी वेरी सिंपल न्यूरोसाइंस। आप सोने में ऑटोमेटिक थीटा में जाके सोने वाले हो, तो उस थीटा में आप अपनी विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कर लो। आप अपना वाटर चार्ज जो भी है, वाटर को आपने कमांड दे दिया, वाटर पी लिया, 5 मिनट बैठे, आपने सोचा कि मेरा पर्पस क्या है। हमेशा पर्पस को मैं हमेशा बोलती हूँ कि पर्पस शुड बी एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। आपने धीरे धीरे से, नॉट कि लास्ट वाली आखिर की रील थोड़ी सी अजीब गजीब सी रील देख के आप सो गए। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल उस टाइम पे भी। तो 2 बार तो आपको माइंडफुल रहना है। बाकी तो लाइफ, अगर ये दोनों टाइम आपने माइंडफुलनेस से गुजार लिए ना, तो बीच का जो ये है ना, उसमें माइंडफुल नहीं रहेगा, FULL। सही बात है। वहां पे वो रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन श्वेता जी, इसमें प्रैक्टिकली बोलूं, मुझे चैलेंज पता क्या लगता है, ये बातें बहुत सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, आपने तो और सुंदर तरीके से बताया। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों की जो जिंदगी है ना, वो इतने दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रही है कि आपके ऑफिस में बॉस कैसा है, आपका लाइफ पार्टनर कैसा है, आपका घर का माहौल कैसा है। बहुत सारे लोग बेचारे तो अभी भी इतने निचले लेवल पे सोसाइटी में जी रहे हैं कि उनको किसी तरह की कोई अवेयरनेस नहीं है। अब ऐसे आदमी के लिए बहुत कॉन्शियस तरीके से जिंदगी गुजारना, या उसको इसका आइडिया भी नहीं है, ये चैलेंज है। अगर आप एक अच्छे रिलेशन में नहीं है, या यूं कहूं कि अच्छी नौकरी में नहीं है, हर वक्त लगातार प्रेशर है, तो फिर ये सेल्फ केयर आती कहाँ पर है, या ये ख्याल आना कि यार मैं मेंटल हेल्थ पे ध्यान दूं। देखो, अगर वो ही सेम चीज करते रहेंगे तो आउटकम बदलने वाला नहीं है। इफ दैट पर्सन इज डेयरिंग टू ड्रीम, इफ दैट पर्सन वांट्स टू अचीव समथिंग, तो कहीं ना कहीं रास्ता तो बन ही जाता है। बिकॉज ऑल दिस, इन माई लैंग्वेज में बोलती हूँ, ये सब एक्सक्यूजाइटिस है। ये एक बीमारी है कि ये सारे एक्सक्यूजेज है जो हम अपने आप को देते रहते हैं। तो वी हैव टू गेट आउट ऑफ एक्सक्यूजाइटिस। हमें एक टाइम पे कि नहीं जी, मुझे अगर ये आउटकम चाहिए ना, तो मैं अपने आप को प्रिपेयर करूंगी ही करूंगी। लेकिन ये भी फैक्ट नहीं है श्वेता जी, आपने तो बहुत सारे लोगों से मिले होंगे। सपोज किसी का ब्रेकअप हुआ, आप उससे पहले जिम भी जा रहे थे, वॉक भी कर रहे थे, अपने ऊपर ध्यान भी दे रहे थे। ब्रेकअप हुआ, आपने जिम जाना बंद कर दिया, खुद पे ध्यान देना बंद कर दिया, और इमोशनल ईटिंग भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, क्योंकि आपकी सारी लाइफ उस आदमी से डिस्टर्ब हो गई, तो बाकी सारी चीजों पर भी तो फर्क पड़ा ना। लेकिन अनअफेक्टेड रखना कि ठीक है यार ब्रेकअप हो गया, लेकिन मैं तो जिम भी जाऊंगा, ये तो सुपर ह्यूमन होने वाली बात हो गई ना। ये ह्यूमन होने वाली बात हो गई, सुपर नहीं। दिस इज मेक गेटिंग ह्यूमन, बिकॉज ये सारे पार्ट्स, तो दिस ऑल इज पार्ट ऑफ लाइफ।
हु केम एंड गेव अस, किसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि जी तुम्हारा बच्चा जो है ना सबसे बेस्ट बच्चा बनने वाला है, ये लो कॉन्ट्रैक्ट ले लो। आपका पति पत्नी जो भी है ना वो सबसे आपको ही सर्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई चैलेंज नहीं आएगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट ले लो जी। वी हैव नॉट कम विथ अ कॉन्ट्रैक्ट सेइंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फिट एंड परफेक्ट इन लाइफ। एवरी डे मॉड्यूलेशन, एवरी डे चेंजेस, challenges, growth will keep on happening, and that's the beauty of only being human, not superhuman. क्या बात है, being human, बिल्कुल, not human being, being human. और ये एक बड़ा चैलेंज है जो एक बड़ी पॉपुलर बुक है, आपने भी पढ़ी होगी, विक्टर फ्रैंकल की, मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग। तो उसमें विक्टर फ्रैंकल एक जगह बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, जिन्होंने भी वो किताब नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िएगा। ब्यूटीफुल बुक, उससे खूबसूरत किताब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं उस नाजी कैंप में गया और मैंने देखा वहाँ किस तरह से टॉर्चर हो रहा है, तो मैंने, चूंकि वो खुद भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो साइकोलॉजिस्ट है, हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये डिसीजन लिया कि यार सिचुएशन कैसे भी हो, इस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना ये तो मेरे हाथ में है। बिल्कुल। तो इस बारे में थोड़ा और हमारे लोगों को बताइए। फिर बाद में उन्होंने शायद लोगोथेरेपी भी एक इन्वेंट की और उस तरीके से लोगों का इलाज किया कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, या कोई सडन लॉस हो गया उनको, पैसे का हो सकता है या किसी रिलेशन का हो सकता है, आप बड़े दुख में हैं, अब दुख आपको मिला, ये हो सकता है आपके हाथ में नहीं है, भगवान ने दिए, हालात ने दिए, लेकिन अब उस दुख से डील कैसे करना है ये आपके हाथ में, उससे कैसे। ABCD है अवेयरनेस, ब्रेथ प्रैक्टिसेस, बिकॉज ब्रेथ प्रैक्टिसेस मेक अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब आपको कुछ ना कुछ करना होगा ना, उस सिचुएशन से निकलना है, सिचुएशन आ गई लेकिन आपको उसको फेस भी करना है, आपको उसमें अव्वल भी आना है, जैसे मैंने किया था। आई हैड नो अदर चॉइस यू नो कि बट टू रिवायर माई सेल्फ। और उसमें जितने भी ABCD, C से कॉन्सेंट्रेशन, यू हैव टू हैव द कॉन्शियस माइंड इन टू प्ले, अवेयरनेस के साथ ही काम करना है। जितने भी डाइटरी चेंजेस, जो भी आप, D से मैं डाइट बोल रही हूँ, ABCD, इमोशंस, रेगुलेशन इमोशन, E, जो भी लगता है, जो भी मैंने फॉर्मूला बताया वो करना ही पड़ेगा। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू इट कि हाँ जी मैं एक उसमें जाऊंगा, एक किताब पढ़ लूंगा। मोटिवेशन is always short lived. Physiological transformation is long lived. आपको अपनी ब्रेन की वायरिंग को चेंज करना होगा। तो लोग बोलते हैं अरे पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचना होगा ही नहीं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड, इट्स कॉल्ड द बैलेंस सिस्टम। ब्रेन और माइंड में इसको हम बैलेंस कहते हैं। तो बैलेंस हमेशा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे ही चलता है। कोई भी कहता है ना जी मेरा कंटिन्यूअस पॉजिटिव है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता है। बिकॉज जो अंडरलाइंग ब्रेन है ना वो हमेशा गॉज करते रहता है, गार्ड है ना, वो घूमता तो रहेगा ना कुछ कुछ आ गया, अरे उसको डाउट आएगा, ये तो यहाँ एंटर नहीं हो रहा है ना, नेगेटिव इमीडिएटली। सो प्लस माइनस इज अ वे ऑफ लाइफ। ये कांस्टेंट एक प्रोसेस है, आप ये प्रोसेस है। और इसमें, और ये 8 बिलियन लोगों का प्रोसेस है। आप ये नहीं कह सकते एक दिन सुबह उठ के कि मैंने अपने आप को शांत कर लिया है, आज से मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद कोई आदमी आएगा उल्टी बात करेगा और आपको गुस्सा आएगा। बिल्कुल। और इसीलिए, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट्स गुड टू हियर अ कपल ऑफ टाइम्स मोटिवेशनल दिस एंड ऑल, बट लाइफ अगर ट्रांसफॉर्म करनी है तो सारी चीजों को करना पड़ेगा। नो सप्लाई, यू विल हैव टू ओनली अप्लाई। समझो ब्रेन को, इसीलिए नो हम डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं कि भाई अपने ब्रेन को समझने की कोशिश करो, डिकोड माय ब्रेन करो, न्यूरोसेंस करो, सारे कहीं ना कहीं करो, अपने आप को समझो एंड स्टार्ट टेकिंग द स्टेप्स इफ यू वांट द आउटकम। जेन्युइन आउटकम चाहिए तो ही, बिकॉज आप जितनी भी बात कर रहे हो ना उन सब में इफ यू डू अ लार्ज स्केल सर्वे ना तो मोस्टली आउटकम होगा नहीं। चाहते हो तुम, चाहना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या वो राह चाहिए आपको, यू आर यू कन्विंस्ड दैट यू वांट दैट, देन इट विल मेक अ डिफरेंस। मैं लास्ट वाला ये बताती हूँ, देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज डन, यूएस में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था और ये बड़ा ही, व्हेन आई रेड अबाउट इट ना, इट वाज अ लिटिल शॉकिंग थिंग फॉर मी। 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, एक में मेन थे एक में विमेन थे, और उनको बताया गया कि आपको 15 मिनट्स अपने आप रहना है, अपने आप में सॉलिट्यूड, यू हैव टू स्पेंड 15 मिनट्स अलोन versus we will give you shocks of -70 microvolt. What would you choose? और दोनों ग्रुप को ये बताया गया। आपको क्या अंदाजा है क्या हुआ होगा? हालांकि मुझे पता है इसके बारे में, आप बताइए। 75% of the people chose to get the shocks. Not to live 15 minutes alone by themselves. Some women also, 62-63% of them chose to have the shocks. What a startling statistic. तो इसके पीछे का क्या है? मैं जैसे ही अलोन हो गया, आई कैनॉट फेस माई माइंड, आई कैनॉट फेस माई ब्रेन,
ऑटोमेटिकली माई फियर्स, माई सेल्फ डाउट, माई गिल्ट, शेम, मेरा पास्ट, मेरा फ्यूचर की एंग्जाइटी, सब कुछ सरफेस हो जाएगा। मुझे कॉन्शियस माइंड को मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया है, तो सबकॉन्शियस से जैसे ही वो ऊपर आ जाएगा, आई वापस जा, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू डील विथ इट. So you have to prepare your mind, and that's why sometimes I feel hypnosis and all can be dangerous also. कि आपने सबकॉन्शियस से बाहर तो निकाल लिया, लेकिन बंदा प्रिपेयर्ड ही नहीं है. You will not be able to deal, so everything in psychology has to be a little bit, carefully done. तो आपका कहना है कि जिन लोगों को हमेशा एक अर्ज रहती है, जरूरत लगती है कि किसी से फोन पे बात करनी है, कि एंगेज रहें, क्योंकि उनको पता है कि जैसे वो खाली बैठे वो थॉट्स आएंगे और उससे वो डील नहीं कर सकते हैं, तो कांस्टेंट एंगेज रहो. बिल्कुल बिल्कुल. खाली कितने लोग बैठ सकते हैं? एंड इनफैक्ट द क्रिएटर्स, द टॉप क्रिएटर्स ऑफ द वर्ल्ड से दैट व्हेन दे वर कंप्लीटली लेजी, जब उन्होंने अपने आप को कोई टास्क नहीं दी, देन द टाइम व्हेन द बेस्ट आइडियाज केम इन. दैट्स द टाइम. सो इट्स कॉल्ड द फ्री रनिंग ब्रेन. सो आपने अपने आप को फ्री रनिंग ब्रेन देना ही नहीं है. और वो कौन नहीं देगा? जिनको ये सारे फियर भरे पड़े हैं. बिकॉज एक मिनट भी खाली कर लिया, इट विल कम. देयर वाज अ स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी है कि माइंड कैसे ऑपरेट करता है. तो एक बंदा था, उसने कहा, जी भगवान, मैं इतने टाइम से आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ ऐसी जीनी दे दो कि जो सारा मेरा काम कहना मान रहा है, और वो जीनी मेरे सारे काम कर दे. भगवान कहता है, ठीक है, जीनी मैं तुझे दे देता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, जीनी को खाली नहीं रखना. खाली रख लिया तो जीनी तुम्हें खा जाएगा. वो बोलता है, अरे ये तो इजी है. बोला, मेरा ऑफिस का काम कर देगा? कर देगा. मेरा घर वर पोछा वोछा लगा देगा, झाड़ू लगा देगा? लगा देगा. मेरी गाड़ी ठीक करवा देगा? कर देगा. भगवान बोलते हैं, सारा काम कर देगा, बस खाली उसको खाली नहीं रखना, वरना वो तुम्हें खा जाएगा. खुश हो गया बंदा, जीनी प्रकट हो गया. जी हुकुम, बताइए क्या करना है? बोले, ये कर दे, ये कर दे. अब जीनी की स्पीड थी ना, वो ही कुड नॉट फैथम. इन माइक्रो सेकेंड्स ही कंप्लीटेड ऑल द टास्क. फटाफट सब कुछ हो गया. अब सारा काम करके तो वो खाली हो गया. अब बोलता है, मर गए. अब तो टेंशन हो गया उसको कि अब मैं क्या काम दूं इसको. अब फिर भी निकाले जा रहा है, अरे पुरानी फाइल ले ले, ये कर ले, टीवी साफ कर दे, इसको कर दे, उसको कर दे, फिर से खाली. अब वो इतना परेशान हो गया कि भगवान, ये तो परेशानी मोड़ ली मैंने. वहां से ना एक हमारे नारद जी जैसा कोई जा रहा होगा. बोले, क्या हो गया, तू इतना परेशान क्यों है? बोले, अब ये जीनी पाल लिया मैंने, और ये तो माइक्रो सेकंड में सब काम कर रहा है. अब मेरे पास तो और कुछ काम मैं कहाँ से निकालूं, ये मुझे खा जाएगा. 100% मेरी मौत तय है. तो नारद जी बोलते हैं, अरे इतना सिंपल सी चीज में इतना घबरा रहा है. उन्होंने एक डंडा डाला बीच में. बोले, जैसे ही आपका काम हो जाए ना, बोलना तुम ऊपर नीचे इस डंडे पे होते रहोगे जब तक मैं ना बोलूं. ये तुम्हारा नेक्स्ट वर्क होगा. बोले, काम सॉर्टेड. माइंड इज दैट जीनी. माइंड इज दैट जीनी. अगर आपने उसको खाली कर दिया तो वो आपको खा जाएगा. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विथ अ लॉट ऑफ पीपल. तो डंडा क्या है? व्हाट इज दैट पोल? दैट पोल कैन बी अ प्रेयर, दैट पोल कैन बी मेडिटेशन, दैट पोल कैन बी मंत्रा, दैट पोल कैन बी सिंपल पर्पस ड्रिवन लाइफ. वो जब तक वो पोल नहीं दोगे, तब तक ये मुश्किल रहेगी. तो आपका कहना बेसिकली, एक एनर्जी आपके पास है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो खपनी है, कहीं ना कहीं तो लगेगी. उसको अगर क्रिएटिव काम में नहीं लगाओगे तो डिस्ट्रक्टिव में लगेगी, फिर वो चुगली करने में लगेगी, नेगेटिव बात करने में लगेगी. तो नेगेटिव बात की, उस पर भी आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि इसका भी साइंस बताइए कि जब हम लगातार नेगेटिव सोचते हैं अपने आप को लेकर, जिंदगी को लेकर, तो ये धीरे धीरे हमारा दिमाग को कैसे बदलता है? क्योंकि कई शायद इस पे रिसर्च करी है कि MRI तक हमारा जो चेंज हो जाता है. yes. There are studies which have been done on liars, that आप persistent थोड़ी लाई, अरे 2-4 लाई, अरे 2-4 झूठ बोलने से क्या होता है, फिर 2-4 झूठ. तो पहले तो आपका अमिगडाला अलार्म करता है कि अरे ऐसे झूठ बोलोगे ये आउटकम आएगा. गिल्ट भी होता है. फिर धीरे धीरे ओवरड्राइव पेसिंग, बार आ रहा है, आप एक सिग्नल को अवॉइड कर रहे हो, बात खत्म, फिनिश, सॉर्टेड. अब वो नेक्स्ट टाइम आप कितनी भी बड़ी झूठ बोल दो, you are done. Your wiring will not be applicable to you. Same thing में negative. In fact, there was a study which was done कि आपने एक बार भी one negative thought is enough to restructure your brain. One negative thought. और negative thought तो आने ही वाले हैं. नेगेटिव थॉट्स इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे हम बैलेंस की बात करी, तो नेगेटिव थॉट जब आता है तो आप क्या करोगे? यू हैव टू फर्स्ट टेक अ डीप ब्रेथ, क्योंकि तभी आप वो वेगस नर्व को भी एक्टिवेट करते हो. थोड़ा रेस्ट एंड डाइजेस्ट होता है, थोड़ा सा सिस्टम काम होता है, और उस टाइम पे आपको क्विकली यू हैव टू थिंक ऑफ अ ब्लेसिंग. द बिगेस्ट ब्लेसिंग इज, ओ आई एम अलाइव. क्योंकि कितने लोग तो मिनट दर मिनट, अगर आप वर्ल्ड उसमें मीटर में देखोगे ना, शॉकिंग फैक्ट है, हर सेकंड सो मेनी पीपल आर ऑलरेडी डाइंग, सो
ब्लेसिंग को उस टाइम पे आपको कन्वर्ट कर देना है। अगर आप ब्लेसिंग को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, काफी लोग मुझे बोलते हैं नहीं पर मेरे को तो आता ही नहीं है उस टाइम पे ब्लेसिंग, तो कैंसिल कर दो कम से कम, लेट इट बी नेगेटेड आउट दैट नेगेटिव थॉट, and then try to think something which is positive, something which is cheerful, something which can also be a memory. कुछ पास की memory ले लो, basically circuit break कर दो. Life is all about breaking the circuit which comes in. अभी कुछ दिनों पहले मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हो गया था। तो हम जिनके साथ काम करते हैं कुछ ऊपर नीचे हो गया और कॉन्स्टेंटली देयर वाज दिस बैक एंड फोर्थ डायलॉग, नेगेटिव डायलॉग्स, ये तो वर्क ही नहीं होगा, ये तो जी प्रॉब्लम है, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा हो ही। सी व्हेन यू गो इनटू दैट प्रॉब्लम लूप ना, वो बड़ा ही थिक हो जाता है, इट्स लाइक अ स्पाइडर वेब, वो एक के बाद फिर प्रॉब्लम ही दिखता है, बिकॉज योर लेंस शिफ्टेड इनटू द प्रॉब्लम। सो देयर आर ओनली टू वेज आउट, या तो आप उसको काटो कि भाई अब हम ना अगले हफ्ते बात करेंगे, एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से लेट मी स्लीप ओवर द प्रॉब्लम, बिकॉज वो उसने टाइम में ना ब्रेन की वो सर्किट वहां पे खत्म हो जाती है। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि चलो अब हम पहले तो एक दूसरे के उसको रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही ब्रेन को रिस्पेक्ट का ये आ गया ना तो थोड़ी सी नेगेटिविटी कम हो जाती है। एंड देन यू स्टार्ट अ सॉल्यूशन सेंट्रिक लेंस, सो यू जस्ट कॉग्निटिवली रीफ्रेम द एंटायर सिचुएशन। जो कोई टीचर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, वो इनको ये तरीका बड़ा अच्छे से आता है। वो क्या कहते हैं, अच्छा मैंने सुन लिया, अभी तुम जाओ, कल हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली आपने वहां पे उस जो भी अमिगडाला, लिम्बिक सिस्टम, उसका ना शॉर्ट लिव्ड सर्किट्स होते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक काम हो जाते हैं, तब तक काम बन गया। बिल्कुल। एक हम इस डिस्कशन के आखिर में 15-20 मिनट में आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा उस तरह से कुछ सवाल लूं। एक जो श्वेता जी बड़ा जो चैलेंज आपसे अक्सर पूछा जाता होगा, प्रोक्रास्टिनेशन, कि हम टाल मटोल करते हैं चीजों को। इसमें हालांकि कई तरह के जवाब दिए गए, लेकिन एक सवाल जो मैं इसमें जरूर पूछना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि आदमी बहुत अच्छा भला है, इसमें टैलेंट है, कर सकता है, अपना काम जानता है, फिर भी वो इनिशिएट नहीं करता। तो क्या फियर ऑफ सक्सेस नाम की भी कोई चीज होती है क्या? बहुत बड़ी चीज होती है। फियर ऑफ फेलियर तो है ही है, हाँ। लेकिन फियर ऑफ सक्सेस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके पीछे का क्या डर है? या बिकॉज हाउ विल आई मैनेज इट, हाउ विल आई मेंटेन इट, What will happen? मुझे काम ज्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई भी सक्सेसफुल पर्सन को पूछना, सक्सेस तो आ जाता है, लेकिन उसके मेंटेनेंस में जो उसका काम जाता है ना, सक्सेस समटाइम्स कैन बी ऑल्सो वायरल हो गया जी, ऐसे ही आ गया, वो हो गया, लॉटरी लग गई, लेकिन उसके बाद वाला जो काम है ना, द ब्रेन, अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, सुपर डुपर लेजी, तो उसको उस पर काम करना ही नहीं होता है उसके बाद। तो दैट इज द फियर कि अरे मुझे ना स्लॉग करना पड़ेगा, उसके बाद और काम करना पड़ेगा। और ये भी है कि आदमी अगर सपोज इंट्रोवर्ट है, उसे ज्यादा एंगेज करना अच्छा नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं डर ये भी है कि अगर मैंने कुछ किया और मैं बड़ा होता हूं, तो फिर जो पब्लिक अटेंशन मुझे मिलेगा, मुझे वो हैंडल नहीं कर पाऊंगा, या मुझे इससे डील नहीं करना। करेक्ट। देखो, शेम हो गया, गिल्ट हो गया, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, एप्रिसिएशन मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक्नॉलेज कोई होगा कि नहीं होगा, यही सारी लूप में तो हमारा ब्रेन हमेशा मीनिंग बनाते रहता है। तो इसमें ब्रेक कैसे लगाना है इस लूप में? क्योंकि ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम एक काम के बारे में 2 साल से सोच रहे हैं। हो सकता है 2 साल पहले हमने शुरू कर दिया होता तो हमें 2 महीने में पता लग जाता कि ये करना है या नहीं करना। बिल्कुल। लेकिन हम 2 साल से सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे, तो वो एक भी कदम आदमी क्यों नहीं उठाता? बिकॉज दैट इज होल्डिंग ऑल दीज लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल सिस्टम इज होल्डिंग देम बैक। जब तक वो, और उसका डर क्या है? यही है कि मैंने अगर कर लिया तो या तो फेलियर होगा, हाँ। तो फेलियर का तो डर है ही है, और बहुत सारी चीजें दाव पे लगती है। लेकिन सक्सेस में भी जैसे हमने कहा, ब्रेन को आगे काम करना पड़ेगा, तो आइदर फेलियर और सक्सेस, बोथ आर अ प्रॉब्लम। एंड प्रोक्रास्टिनेशन का एक्चुअली रीजन फियर और इससे नहीं होता है। प्रोक्रास्टिनेशन 95% ऑफ द पीपल का कैरेक्टर है। दिस वाज द स्टडी, 95%। मतलब हम सब लोगों उससे शिकार होते हैं। कितनी बार हमने कहा जी हम अगले हफ्ते करेंगे, अरे बाद में हो जाएगा, बिकॉज दैट अगेन कंफर्ट, बैक टू द लेजी ब्रेन। सो हम सबको ये है, द पीपल हु विल से दैट नो आई विल बी डूइंग द टास्क, और पहली 5 मिनट ही क्रूशियल होती है। कोई भी टास्क स्टार्ट करने के लिए ना, मान लीजिए मुझे 2-3 घंटे का कुछ काम करना है, तो वो 2-3 घंटे मैंने जैसे ही सोच लिया ना,
ब्रेन कहेगा अरे यार इतना सारा मुझे एफर्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लेकिन द मोमेंट आई विल स्टार्ट ना, तो उसको हम स्टार्ट हेजिटेशन कहते हैं। तो स्टार्ट हेजिटेशन जैसे ही मैंने वो इनर्शिया को खत्म कर दिया ना, फिर मेरा टास्क आसान हो जाता है। और हमें ये भी समझना है कि मेरा ब्रेन कंटिन्यूअसली कोई भी चीज को अटेंड नहीं कर पाएगा, हमें ब्रेक्स लेने होंगे, अब फॉर 25-30 मिनट्स की टेक्निक से करना होगा। तो कहीं ना कहीं प्रोक्रास्टिनेशन इज ऑल्सो समथिंग विच यू कैन कॉन्शियसली अवॉइड इट, यू नो, कॉन्शियसली डू इट। मेरा सबसे बड़ा प्रोक्रास्टिनेशन होता है बिल भरना। जैसे ही वो बिल आ जाता है ना, मुझे लगता है मैं कल करूंगी, परसों करूंगी, नरसों करूंगी, यू नो, वो समहाउ इट इज, एंड इट इज अ सिंपल थिंग, 2 बटन ही तो दबाने हैं, करना क्या है, बट समहाउ यू नो द ब्रेन इज। इसमें एक जो बड़ा इस पे भी बड़ी डिस्कशन होती है, एक बड़ा पॉपुलर, मैंने टेड टॉक भी देखा, तो उन्होंने प्रोक्रास्टिनेशन पे उनकी जो एक्सप्लेनेशन थी, उन्होंने कहा कि सपोज मुझे कोई ऐसा डेडलाइन है, मुझे किसी मैगजीन में कोई आर्टिकल देना है, वो आज से 1 महीने बाद देना है, तो पहले मैं सोच लेता हूँ कि इसे मैं कल कर लूंगा। फिर पता चला कि वो जिस दिन आर्टिकल देना है उससे आखिरी 1 घंटा पहले मैंने लिखा। तो फिर उन्होंने कहा कि एक टाइम पे मैंने सोचा इसमें प्रॉब्लम क्या है, डेडलाइन से पहले तो कर देता हूँ। तो उन्होंने लास्ट में कहा कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि जहां मुझे डेडलाइन कोई और देता है वहां तो कर देता हूं, लेकिन जहां मेरे खुद के ड्रीम्स हैं, जहां मुझे खुद डेडलाइन देनी है, वहां मैं कुछ नहीं कर पाता। Beautiful. Yeah, this was a very popular talk by him, you know. And he also said how his own paper. तो अपने काम के लिए कोई भी आदमी जो अपने सपने देख रहा है, उसके लिए वो कैसे डेडलाइन बनाए। बिल्कुल, क्योंकि आपको ये अर्जेंसी कोई ऊपर से तो पैदा कर नहीं रहा, वो अर्जेंसी अंदर से आनी चाहिए। और जो मैंने खुद सक्सेसफुल लोगों में, नॉर्मल लोगों में देखा है कि नॉर्मल लोग या जो कुछ बड़ा नहीं कर पाते, वो अर्जेंसी समझते नहीं। वेरी ट्रू। और फायर हम बोलते हैं, क्या हम बोलते हैं ना जी, इसमें तो कोई फायर ही नहीं है, तो वो फायर क्या है, दैट इज दैट अर्जेंसी कि भाई मेरे पास, अब हम कहते हैं अरे 75 इयर्स की लाइफ है, लेकिन अगर थोड़े से स्टेप आउट करके देखो, बस 75 इयर्स की लाइफ है आपके पास, उसमें पहले 25 तो आपके लर्निंग में जाने वाले हैं, बीच के 25 तो रिलेशनशिप के गड़बड़ में जाने वाले हैं, तो आपके पास इफेक्टिव टाइम है कहाँ? सो व्हाटएवर द टाइम दैट यू हैव, अब उस 75 में भी शॉकिंग स्टैटिस्टिक ये है कि 25 साल तो आप सो लोगे, 8 आवर्स की डे स्लीप में 1/3 ऑफ योर लाइफ तो वेंट ऑन स्लीपिंग, बाकी बच गए 50, उसके 25 निकाल दो, मतलब है ही नहीं, देयर इज नो टाइम इन ए सेंस, जो पीपल सोचते हैं। और अगर हम एक लेंस और लगाए इसको, साइकोलॉजी, आई मीन स्पिरिचुअल लेंस लगाए, तो व्हाई शुड वी चेज एनी टाइम? सही बात है। We are timeless, we are formless. I mean, technically, if you step out of the instrument also, तभी you know all spiritual quotient के बगैर या spirituality को समझे बगैर, there is no evolution, there is no progress. वो इंस्ट्रूमेंट आप कैसे भी फरारी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, अंदर फ्यूल ही नहीं होगा, क्या करोगे? So best of the Ferrari, your best of the model. पता नहीं कल से मेरे दिमाग में फरारी क्यों आ रही है, अब लेने वाली है। I have no idea. मैं जितने पॉडकास्ट कर रही हूँ बस फरारी आ रहा है। So अगर बेस्ट ऑफ द फरारी आपके पास है, सब कुछ बेस्ट है, सारे आपके यू नो बेस्ट ऑफ द व्हील्स, टायर, अरे शॉफर भी टॉप वर्ल्ड का, मान लीजिए कोई यू नो शूमेकर की लाइन वाला शॉफर भी आपको लेने वाला है, लेकिन फ्यूल ही नहीं मिल रहा है आपको। और फरारी में आप केरोसिन तो नहीं डालोगे, यू विल नीड द प्रॉपर फ्यूल। वो फ्यूल है आपका स्पिरिचुअलिटी, वो फ्यूल है आपका कॉन्शियसनेस, वो फ्यूल है आपका वो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु यू आर। बिल्कुल, बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट अलोन इज पावरलेस विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पावर। आप जब ये बात करें तो मैं एक एग्जांपल देने से रोक नहीं पा रहा कि लियो टॉल्स्टॉय की जो लाइफ के आखिरी कुछ साल थे, वो इसी सवाल से गुजरे। उनके पास फेम भी था, पैसा भी बहुत था, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं थी। तो उन्होंने कई साल इसको समझने में गुजारे कि जिंदगी का पर्पस क्या। और आखिर में उन्होंने समझा कि जो सड़क पर एक भिखारी है, अगर मैं उसको कंबल दे पा रहा हूँ, उसकी मदद कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने उस सेवा के अंदर अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढा। तो इसमें एक चीज आखिर में जरूर पूछूंगा, जो हमारी पूरी डिस्कशन में यूं कहूं कि जब भी हम बात करते हैं कि मोटिवेशन की, या यूं कहें कि कोई आदमी जिंदगी में अच्छा करे, एक मैं स्टोरी जब भी सुनता हूं ना तो बड़ा सवाल मेरे पर खड़ा करती है कि माइकल फेल्प्स से बड़ा दुनिया में कोई एथलीट नहीं हुआ। उन्होंने अकेले ने जितने गोल्ड जीते शायद पूरी कंट्रीज ने मिलाकर नहीं जीते। लेकिन ये भी एक स्टोरी उनसे जुड़ी है कि उन्होंने कहा कि जब मैं रिटायर हुआ तो मैं डिप्रेशन में चला गया। मैं ये सोच रहा था कि अब मैं जिंदगी में क्या करूं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं श्वेता जी, क्योंकि ज्यादातर लोग इस चीज को कभी अपनी लाइफ में फील ही नहीं करते। क्योंकि जो पैसा कमा रहा है उसको कभी ये नहीं लगता बहुत पैसा कमाया। बहुत सारे लोग तो उस लेवल पे पहुंचते नहीं है। लेकिन यहाँ एक दुनिया का टॉप एथलीट जिसने वो हासिल किया जो आज तक किसी ने हासिल नहीं किया, लेकिन जब वो उस पॉइंट पे पहुंचा और उसने गेम छोड़ा तो उससे समझ नहीं आया कि मैं लाइफ का क्या करूं। इसका मतलब जिस सक्सेस की हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी या अचीवमेंट,
वो भी आखिर में आदमी को लगता है काफी नहीं है, तो फिर लाइफ क्या है? सही बात है। अभी मैंने एक इंटरव्यू किया था आयरन मैन के साथ, हाँ, सो ही आर्सलन करके है। आयरन मैन बहुत कम है, कुछ 10,000 या ऐसे ही लोग आयरन मैन करते हैं। ट्रायथलॉन होता है, बहुत रिगरस, 6 साल उसने कुछ 10-12 घंटे की रोज की एक्सरसाइजेस करी हुई है। इट इज वेरी रिगरस, यू नो। और जैसे ही उसको आयरन मैन का खिताब मिला, उसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया। Crash, immediate crash. And the exact same 2-3 years he was completely into it कि अब मेरा कोई purpose ही नहीं, खत्म हो गया सब, you know. So this is often the ending if you are not prepared from before. तो जो preparedness है वो हमेशा balance से आती है। Spiritual, emotional, physical, मेंटल, इन सारे पहियों को आपको बैलेंस करके चलना है। इफ यू आर रिमूविंग स्पिरिचुअलिटी आउट ऑफ द होल थिंग एंड एसेंस ऑफ सर्वाइवल, एसेंस ऑफ हु यू आर, फिर ये सारे बाकी के जो सक्सेसेस है ना, वो सारे शॉर्ट लिव्ड होंगे या यही आउटकम आएगा। जैसे माइकल फेलिप का हुआ या आर्सेनल, तो आउट वहां पे जब वो एकदम डीपेस्ट में था ना, तब उसको ये सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस आ गए। अरे मेरे लाइफ का पर्पस क्या है? अरे मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? इतनी मशक्कत, इतनी मेहनत करके दिस इज माय आउटकम। वहां से फिर उसकी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। सो कहीं ना कहीं आई फील दैट सक्सेस is a very relative terminology when it comes for the material part of it. Success, true success वही है जो आप continuously अपने आप में bliss और happiness पाते हो, because that is who we are, सत चित आनंद जो हम कहते हैं ना, fundamentally as a real source of the thing. Because everything outside, Napoleon, हाथ खाली जी, क्या कर लो, मैंने इतना जीत लिया, मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ, you know. So every person in the history has taught us the exact same thing. Problem यही है कि हम इन सारी चीजों में अपना bliss और happiness ढूंढ रहे हैं। सक्सेस, आउटर सक्सेस, मटेरियल सक्सेस, एक्नॉलेजमेंट्स, पैसा, बंगला, गाड़ी, फिर पता चलता है कि जी ओ सॉरी, रॉन्ग नंबर। लेकिन साइकोलॉजी में ही अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आदमी आखिर में ये एस्पायर करता है कि मैं बहुत अच्छा काम करूं, मैं बहुत अच्छा बनूं, मैं दूसरों की सेवा करूं, ये भी तो एक फॉर्म में सुपर ईगो ही तो है। मैं ईगो नहीं बोलूंगी, लेकिन सुपर डिजायर जरूर बोलूंगी। कि कहीं ना कहीं वो एक बंधन तो है ही है। इसमें मैं स्पिरिचुअली स्पीकिंग आई विल नॉट डिनाई, लेकिन कम से कम वो एक सटल फॉर्म में तो है। कम से कम वो एक बेटर फॉर्म में तो है। चेन तो है ही है, सोने की है। लेकिन है तो डिफेंसिव ईगोइज्म जिसे हम कह सकते हैं ना। यस यस यस, प्रोटेक्टिव ईगो बोलते हैं। यस, वेरी ट्रू। तो फिर एंड में आपको पूरी लाइफ कैसे समझ में आती है? जो दिमाग हमारे साथ खेल खेलता है, अगर मैं जो आखिर में एक सवाल पूछ रहा था, इस पे मैं चर्चा को खत्म करूंगा, कि हमने कहा कि आप जिंदगी के लिए दूसरों के लिए कुछ करते हैं, उससे जो खुशी मिलती है, तभी लगता है कि लाइफ कंप्लीट हुई है, सिर्फ हमने जो चाहा था वो मिल जाने से नहीं। वो फीलिंग है, उसका साइंस क्या है? कि आपने किसी को मदद की, पैसों की मदद की, किसी चीज की मदद की, और अचानक से आपको कुछ अंदर अच्छा लगा। वो अच्छा लगने का विज्ञान क्या? MRI करे गए हैं इस पे, फंक्शनल MRIs की स्टडी हुए हैं, दैट द मोर द टाइम व्हेन यू आर गिविंग, द गिवर के उसमें क्या होता है और रिसीवर के ब्रेन में क्या होता है। जो गिवर का ब्रेन होता है उसमें कई गुना ज्यादा सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है। देयर इज actually a wiring phenomenon which is happening, which is giving you that peace. सॉरी, बीच में आपको रोक रहा हूं मैं। यहाँ पर अगर आध्यात्मिकता से बात करूं, उस केमिकल को ट्रिगर कौन कर रहा है ये एक्टिविटी करने से? वो ट्रिगर कैसे हो रहा है? क्योंकि वो आपने डिसाइड किया ना कि जी हाँ, माई लाइफ इज द पर्पस ऑफ दिस इज टू गिव। जैसे ही वो गिविंग पे आ जाता है ना, वो अपने आप वायरिंग शुरू कर देता है। द टाइम यू डिसाइड ना, वो वायरिंग शुरू हो जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल, देयर आर कपल ऑफ स्टडीज व्हिच हैव बीन डन ऑन द पीपल, बिकॉज देयर आर यू नो कई लोग काफी सारी अपनी फिलैंथ्रोफी जो हम कहते हैं, जैसे इवन फॉर एग्जांपल वॉरेन बफे, राइट, पीपल ऑफ दोस कैलिबर आल्सो दे हैव डोनेटेड मोस्टली फॉर द ह्यूमन एंड चैरिटेबल पर्पसेस। तो दे आर एंड में वो अपने ब्रेन को ही फायदा कर रहे हैं। लोगों का फायदा तो हो ही रहा है, बट दे आर ऑल्सो डूइंग फेवर ऑन देयर ब्रेन। और ये आई थिंक किसका टाइटल है, गिवर्स गेन, आई थिंक BNI का पॉपुलर टाइटल है, राइट? इट्स ऑलवेज अ गिवर्स गेन, ऑलवेज। तो चलिए इस पॉडकास्ट के लास्ट में कोई ऐसी लाइफ लर्निंग आपको लगता है कि जो भी आपके अगर कोई बड़े दिल के करीब हो, कोई बच्चा अगर आपके पास आए, उसे 1 मिनट में कुछ बोलना हो, ताकि इस सबसे खूबसूरत तोहफे दिमाग को हम सही रख पाए? मैं अपने स्पिरिचुअल टीचर ने जो मुझे बताया था वो मैं कहती हूँ कि लाइफ में अगर आपको यही सारी ब्लिस, पीस, हैप्पीनेस करना है, तो कोई भी जो भी आप चीज करो ना, उसमें क्रिएटिव, मीनिंगफुल एंड नोबल,
इन 3 का मिश्रण कर दो तो परफेक्ट हो जाएगा। हाँ, सो दिस 3 थिंग्स शुड बी द रेसिपी फॉर डूइंग एनीथिंग इन लाइफ। जैसे बुद्धा ने कहा था कि जब भी कोई बात करो तो पहले ये सोचो कि क्या ये बोलना जरूरी है, हाँ, क्या इससे कोई हर्ट तो नहीं हो रहा, और क्या इससे कोई फायदा होगा। जब भी हो तभी करो। और अवेयर, हाँ, केयर एंड डेयर। हाँ, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज अवेयरनेस, फिर केयर टू लर्न कि भाई ये सब अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस क्या चल क्या रहा है, हाँ, एंड देन डेयर टू डू समथिंग, यू नो, एंड डेयर टू कम आउट ऑफ इट, एंड देन लाइफ विल बी सॉर्टेड। क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजा आया श्वेता जी। इतनी प्यारी बात, पूरी जिंदगी को आपने समेट दिया इन 1.5-2 घंटों में। और मुझे लग रहा है कि लोगों को भी समझ में आया होगा, जैसा कि श्वेता जी ने कहा कि ये दिमाग जो है आपका, ये सबसे खूबसूरत तोहफा जो ईश्वर ने आपको दिया है। यही आपकी जिंदगी को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो इससे अब्यूज मत करें। आप क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ आपकी दिमाग की जो वायरिंग बना रहा है उसको बिगाड़ रहा है। तो इसका ख्याल रखेंगे तो जिंदगी अपने आप बन जाएगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आप स्टूडियो आए और इतने डिटेल में बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इस चर्चा में इतना ही, नमस्कार।